Jai Hind MNS aspirants. I welcome you all to this MNS interview course where I will tell you कि किस तरह से आप अपने MNS के इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, किस तरह से साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट की तैयारी की जाती है और पिछले 8 सालों में किस तरह के क्वेश्चंस अलग अलग MNS के स्टूडेंट से पूछे गए हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं मैंने इस कोर्स के अंदर आपके लिए कंपाइल करके रखे हुए हैं। मैं आपको ये एश्योरिटी देता हूं कि अगर आप उन सवालों के जवाबों को और उसी के साथ में आप इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को अगर एग्जैक्टली फॉलो कर लेते हो और उसके बाद अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपकी सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाले हैं। मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज कवर अप की है जिससे आप अपनी सिलेक्शन के और भी नजदीक पहुंच जाएंगे। लेकिन देखिए, मेरे करने से कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली मैं आपको सब कुछ बता सकता हूं कि आप इस तरह से कीजिए, लेकिन अल्टीमेटली करना आप ही को है। करने के लिए क्या करेंगे, मैंने पूरा का पूरा एक सीक्वेंस देके रखा है, जैसा मैंने बताया है वैसे वैसे उसको फॉलो कीजिए। जस्ट प्रोसेस द एग्जैक्ट सीक्वेंस। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप उस एग्जैक्ट प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप अपने MNS के इंटरव्यू के अंदर अच्छी जो परफॉर्मेंस है वहां पे आप ना दे पाए। इस वीडियो के अगला जो वीडियो होगा जहां पर आपको मैं बताऊंगा कि जब आप MNS के इंटरव्यू के हॉल के अंदर घुसते हैं उस समय पर क्या होता है, कौन कौन सी चीजें आपको लेकर जानी होती है, ये प्रोसेस किस तरह से काम करता है। दिस वाज द वेलकम वीडियो। मैं मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर। MNS के इंटरव्यू का प्रोसेस किस तरह से काम करता है। सबसे पहले आपकी मेरिट लिस्ट आती है www.joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट के ऊपर, ठीक। उसके बाद क्या होता है, आपका जो एडमिट कार्ड होता है वो आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपने दिया था जिस समय आपने फॉर्म को फिलअप किया था वहां पर आता है। इसके बाद क्या होता है, आपको बुलाया जाता है एक स्पेसिफिक सेंटर के अंदर। या तो आपको AFMC पुणे बुलाया जाता है या फिर आपको रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर बुलाया जाता है। इतना प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होता है आपको वहां पर जाना होता है, जहां पे सबसे पहले क्या होता है, आपका CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जहां पर अप्रोक्सीमेटली आपका आधे घंटे का समय जाता है। उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है एंड आफ्टर दैट आपका जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो वहां पर एग्जीक्यूट होता है। एक दिन में ये सारे के सारे प्रोसेसेस हो जाते हैं, लेकिन जो लास्ट प्रोसेस होता है मेडिकल में आपके 2 से 3 दिनों का जो समय है वहां पर लग सकता है। ये आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के अंदर जाके अलग अलग तरह के जो टेस्ट होते हैं उनसे वहां पर गुजरना होता है। तो जब भी आप जाएं कोशिश करिए कम से कम 2 से 3 दिन का जो अपना हिसाब किताब है वो आप उसको वहां पर सॉर्ट करके जाएं। अल्टीमेटली आपको जो वहां पे हो सकता है 2 से 3 दिनों का जो समय वहां पर वो लग सकता है। इसके बाद जब आप इंटरव्यू के अंदर जाएंगे, CBT के लिए आपने तैयारी कर ली है, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए वहां पे जाएंगे क्या होता है, किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में आपके साथ बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका CBT हो गया, CBT का साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट हो गया। फिर क्या हो रहा है, आपका वहां पे इंटरव्यू हो रहा है। अब इस स्पेसिफिक इंटरव्यू के लिए क्या होगा, आपको इंडिविजुअली 1 by 1 उस कमरे के अंदर बुलाया जाएगा जिसे हम कहते हैं इंटरव्यूइंग हॉल। इंटरव्यूइंग हॉल के अंदर 3 से 4 जो ऑफिसर्स हैं वहां पे वो बैठे हुए होंगे। उसमें से कम 2 मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं और 2 मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑफिसर्स भी आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ इन 4 में से कभी कभी एक जो साइकोलॉजिस्ट है वो भी वहां पर बैठा हुआ होता है। देखिए, जब भी आप हॉल के अंदर घुसेंगे आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा होगा या नहीं होगा। आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लेके जाना है कि अगर इस सेंटर पे जो मैं आज आई हूं, अगर इस सेंटर पर किसी का होगा तो वो सिर्फ मेरा ही होगा। किसी से बात करने की जरूरत नहीं है कि तुमने क्या किया, तुमने कहां से कोचिंग ले, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बी काम एंड कॉन्फिडेंट। ऐसा ना हो जाए कि किसी से आप बात करने के लिए चले जाओ और वो आपको बोले कि तूने ये किया, आप बोलोगे मैंने नहीं किया। वो बोलेगी आगे से कि अच्छा मेरी ना एक बहन है, मेरी कोई फ्रेंड है, उसने पिछले साल वो गई थी और उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ। नो, दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज अगर आपने करी तो आपका इंटरव्यू खराब हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने खराब किया है। घोड़ा देखा है, घोड़ा जब वो भागता है उसकी आंखों के साइड में क्या लगा होता है, इस तरह से, ताकि वो ना इस तरफ देखे ना उस तरफ देखे। आपको भी सेम करना है, ना किसी से बात करनी है ना किसी से कुछ पूछना है कि वो कहां से आई, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। जितने लोग वहां बैठे होंगे वो सारे के सारे आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे। फोकस ऑन योरसेल्फ, अपनी तैयारी पर विश्वास रखिए। आपने नीट को फोड़ा, CBT के लिए पढ़ाई की है, डेफिनेटली आपका ही होगा। अब जब आप कमरे के अंदर घुसेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रॉपर तरीके से नीट एंड क्लीन तरीके से क्या रखे होंगे, वहां पे ड्रेस्ड अप होंगे। फॉर्मल्स आप पहन सकते हैं, प्रॉपर तरीके से आपका हल्का जो मेकअप है वहां पे वो होना चाहिए। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आप बस उठे और आ गए।
थोड़ा सा अगर प्रोफेशनल गेटअप की तरफ आप जा सकते हैं, व्हाइट शर्ट आप पहन सकते हैं, अगर आप पैंट पहन सकते हैं, ट्राउजर्स पहन सकते हैं, आप कर सकते हैं। वैसे हमने कोर्स के अंदर भी इसके बारे में थोड़ी जो डीप चीज़ें हैं वहाँ पे आपको बता के रखी हुई हैं। कोशिश करिए प्रोफेशनल आप दिखें। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि आपके लंबे लंबे नाखून हैं, आप अच्छी तरीके से क्लीनलीनेस के साथ वहाँ पर नहीं गए। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो कि रिजेक्शन का एक कारण बनती हैं, राइट। इसी के साथ में कानों से ईयर वैक्स जो है उसको साफ करवा के जाइएगा किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट से, क्योंकि अगर वहां जाके उनको कानों में कुछ दिखाई नहीं दिया देन दैट इज द प्रॉब्लम। आपको वहां पर फिर मेडिकली वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। सो ये बहुत सारी चीजें जिनको क्या करना है, आपको वहां पर ध्यान रखते हुए चलना। अब पहुंच के आप उस कमरे के बाहर जहां आपका इंटरव्यू होगा, वहां पे हर किसी के नाम लिए जाएंगे, आपको इंटरव्यू हॉल के अंदर भेजा जाएगा। ऑफिसर्स वहां पे बैठे हुए होंगे, आप जाएंगे बिल्कुल फॉर्मली तरीके से, आप वहां पे चल रहे हैं एंड अल्टीमेटली क्या होगा, आप उनके साथ वहां पे कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे। उस समय अगर सुबह का समय हो तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, या फिर गुड मॉर्निंग आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, लाइक दैट यू कैन डू। इससे क्या होता है, इससे आपका एक रैपो बनता है। उसके बाद क्या होता है, जब आपको बैठने के लिए कहा जाए आप वहां पर बैठ जाइए। अब सवालों का सिलसिला किस तरह से शुरू होता है, किस किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, चलिए अब वो सब कुछ सीखने के लिए चलते हैं कोर्स के अंदर। क्वेश्चंस में जाने से पहले कुछ काम करो, कुछ चीजें आपको बताता हूं, उनका ध्यान रखना और वो आपके काफी ज्यादा इंटरव्यू में हेल्प करेगी। ये मेरा पहला लेक्चर है, इसके अंदर इसको आप ढंग से सुनो। उसके बाद अगले मैंने क्वेश्चंस वहां डिस्कस कर रखे। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने जब आप एमएनएस के इंटरव्यू के लिए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको ड्रेस कोड के बारे में बताऊंगा कि क्या कपड़े पहन के जाने, किस तरह से आपको खुद को ड्रेसअप करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसे सेगमेंट्स बताऊंगा, कुछ ऐसे सेक्टर्स बताऊंगा जिनको पढ़ के जाना, वहां से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ। देखो जब जाओगे तो अपने ये जितने भी स्क्रीन के ऊपर डॉक्यूमेंट्स आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, क्या करो, इनका फोटोग्राफ ले लो और इन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके चले जाना, ठीक है। देख लो इन डॉक्यूमेंट्स को, अगर कोई नहीं है तो हमसे पूछ लेना कि भाई अगर नहीं है तो कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम तो उससे नहीं होगी। वैसे आपका जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर भी सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वहां पर वो बनी हुई होगी। ये जो मैंने लिस्ट बना के रखी है, यहाँ देखो दिख रही है ना, इस तरह दिख रही है, लाइक दिस, है ना। क्या करो, इस लिस्ट के ऊपर इसका स्क्रीनशॉट खींच लो और ये जो लिस्ट है वो आपके पास वहां पर होनी चाहिए। अगली चीज, सर ड्रेसअप किस तरह से करेंगे। देखिए जी, इंटरव्यू का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है, ड्रेसअप। 55% जो लोग होते हैं वो आपको आपकी फर्स्ट लुक से ही जज कर लेते हैं। तो अगर आप अच्छे नहीं दिखेंगे तो ऑब्वियसली अगर आपकी लुक से आपको जज किया जाएगा एंड अल्टीमेटली हो सकता है कि कहीं ना कहीं सामने उसका इंपैक्ट ना पड़े, लेकिन बैक ऑफ द माइंड जो इंटरव्यूअर है उसके दिमाग पे उसका जो इंपैक्ट है वहां पे वो पड़े, ठीक है। तो पहले जब क्या करनी है, आपको क्या करना है, आपको अपडेटेड रहना है। आप ये देख के रहिए कि भाई कुछ ऐसे कपड़े आप वहां पे पहन लीजिए जो कि बिल्कुल अपने नए वहां पे खरीद रखे, जो रीसेंट स्टाइल्स वहां पे चल रहे हैं। फैशन की बात नहीं कर रहा, थोड़ा प्रोफेशनल लेवल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसी के साथ में क्लाइमेट और सीजन का ध्यान दो। ऐसा नहीं करना कि गर्मियों का मौसम चल रहा है, पता लगा गर्म कोट पहन के चले गए, नहीं मुझे प्रोफेशनल लिखना है, दैट्स नॉट द केस, दैट हाउ यू शुड डू। अगर गर्मियों का मौसम चल रहा है, अगर वहां पे एक थिन टी शर्ट पहन सकते हो, अगर सर्दियों का मौसम क्या कर सकते हो, वहां पे ब्लेजर पहन सकते हो और विंटर सूट पहन सकते हो समर के अंदर अगर आप पहनना चाहते हैं। कुछ ऐसा पहनिएगा जिसकी वजह से ना आपको ठंड लगे बहुत ज्यादा, ना आपको स्वेटिंग हो, क्योंकि दोनों ही केसेस में आप खुद को कंफर्ट नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली अगर आप खुद ही कंफर्टेबल नहीं होंगे तो फिर इंटरव्यू क्या देंगे, ठीक है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी सवालों के जवाब आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा उसके बाद इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है शीशे के सामने खड़े होकर या फिर किसी इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ में। अब यहाँ मेरी बात सुनो, जितने भी सवाल जवाब यहाँ हो रहे होंगे उन कपड़ों के अंदर आपको करने हैं जो कि आप इंटरव्यू में पहनने के लिए जाने वाले हो। अब बोलोगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो इंटरव्यू के कपड़े आपके होंगे उनके अंदर आपको क्या करना है, जो आपका फाइनल डे होगा उस दिन आपको अपना इंटरव्यू वहां पे देना है। तो अगर आपको उन कपड़ों में पहले से ही प्रैक्टिस होगी तो उससे काफी ज्यादा हेल्प आपकी वहां पे हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी अगर मॉक इंटरव्यू कहीं दे रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, तो क्या करो कि आप वहां पे इन कपड़ों का इस्तेमाल कर लो एंड उस टाइम पर भी वही पहन के रखो, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, काफी कॉन्फिडेंस जो है आपका वहां बूस्ट अप होगा। और फिर ऐसे नहीं होगा कि मैंने आज पहली बार इस तरह के कपड़े पहने हैं, मैं कैसी लग रही हूं, वो सब वहां नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसके लिए समय नहीं होता, राइट। सिंपल कपड़े पहनो, थोड़े से क्लासी पहन सकते हो, पहन लो, लाइट कलर टी शर्ट्स पहन सकते हो, इस तरह से जो यहाँ पे लेडी बनी आप उस तरह से पहन सकते हो। नीट एंड प्रोफेशनल आपका हेयर स्टाइल होना चाहिए, वेरी लाइट मेकअप, ऐसा नहीं करना कि लिपस्टिक लगा ली, दुनिया भर की चीजें आप लगा के चल रहे हो, हल्का सा लाइट मेकअप कर सकते हो। ज्वेलरी अगर नहीं पहनो तो ज्यादा बेटर रहेगा, कॉटन कुर्ती पहन सकते हो, हाफ फुल स्लीव पहन सकते हो, कंजर्वेटिव कलर्स आप वहां यूज कर सकते हो, नी लेंथ की कुर्ती आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेगिंग्स पहन सकते हो, प्रोफेशनल कंजर्वेटिव जो शूज होते हैं वहां पे आप उनको पहन सकते हो। सिंपल रहना, क्लासी रहना, व्हाइट और लाइट कलर शर्ट्स के साथ ब्लैक और नेवी ब्लू स्कर्ट्स और जो ट्राउजर्स होते हैं वहां पे उनको पहन सकते हो। फ्लैशी कलर जो होते हैं उनको अवॉइड करिए, ऐसे कलर्स जो कि बहुत ज्यादा सॉलिड होते हैं उनको आप वहां पे अवॉइड करिए।
कोशिश करिए कि आपको प्लेन कलर्स में वहां पे रहना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना कि वो रंग बिरंगा बना हुआ है, बहुत फूल पत्तियां बनी है, दैट्स शुड नॉट बी द केस। सिंपल रहिए एंड पैंट्स को अवॉइड करिए जो कि बहुत ज्यादा टाइट हो, ताकि आप कंफर्टेबली वहां पे बैठ पाए। अगर देखिए आप अगर कंफर्टेबली वहां नहीं बैठ पाओगे देन दैट इज अ प्रॉब्लम, और कंफर्टेबल होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। इसी के साथ में कोशिश करिए कि आपकी जो हील है, अगर आप हील पहन के जा रहे हैं तो 3 इंच से ऊपर की जो हील है वहां पे वो नहीं होनी चाहिए, और न्यूट्रल कलर्स के अंदर वहां पे वो होनी चाहिए, ठीक है। फ्लैट्स आर परफेक्टली एक्सेप्टेबल फॉर द इंटरव्यू, ठीक है, वो भी वहां पे एक्सेप्टेबल होता है। मेकअप और जो नेल पॉलिश शुड बी अंडरस्टेटेड एंड फ्लैटरिंग, मतलब ये समझो कि शेड्स अगर लगा भी रखें तो बहुत न्यूट्रल होने चाहिए, कलर टोन भी होने चाहिए। वैसे अगर बच्चे हो, करने की जरूरत अभी नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल बन के जाओ, अच्छे लगने चाहिए, थोड़े डिसेंट आप लगने चाहिए, बस आपको क्या करना है, फिर वहां पे आपको चले जाना। ये ड्रेस कोड होगा। ग्लैमरस आप लगने चाहिए, अच्छे लगने चाहिए देखने में, है ना, प्रोफेशनल लगने चाहिए, कि आपकी लुक निखर के आनी चाहिए। सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग दैट यू हैव टू डू। जितनी बार एमएनएस के इंटरव्यू की प्रैक्टिस करोगे, अपने पास करोगे, अपने कमरे में करोगे, वही कपड़े पहन के करो। अब सिलेक्शन तो हो ही गई है, मम्मी पापा दिलाई देंगे, 2 जोड़ी खरीद लो सेम कपड़ों के, एक घर पे पहन लेना और एक उस दिन जाओगे जिस दिन आपका क्या होगा, इंटरव्यू वाला दिन होगा, उस दिन पहन के जाना उनको, ठीक है। दैट इज द काइंड ऑफ थिंग दैट यू कैन डू। अगला क्या कहूंगा, अच्छा कुछ चीजें बता रहा हूं जिनको पढ़ के जाना। आपका जो इंटरव्यू होगा वहां पे ह्यूमन साइकोलॉजी, सॉरी ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं, ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अपने चैप्टर्स ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, उसके अलावा जितने भी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जितने भी आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर चैप्टर्स हैं उनको पढ़ के जाना। हो सकता है वहां से क्वेश्चन पुट अप किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम दैट जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में जो आपके मेंडलिन डिसऑर्डर्स हैं वो पढ़ के जाना। और मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में से अगर कोई वैसा आपको लग रहा है कि कोई सबसे इंपॉर्टेंट जैसे कोडोन्स वगैरह की कोडिंग वगैरह, तो वैसे उतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा बहुत देख के जाना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का चैप्टर है, वहां पे जो डिजीजेज हैं उनके जो बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे मान लो कि अगर आप सिफिलिस की बात कर रहे हो, देन विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल, कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, हाँ जी, ट्रिपोनिमा पैलिडियम ना। तो समथिंग लाइक दैट यू शुड नो। तो अगर कुछ उस तरह की चीजें आती हैं तो आप वहां पे फिर उनको डील कर पाओ, वहां पे उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी कर पाओ, क्योंकि ऐसा भी होगा वहां पे कि आपसे हो सकता है ह्यूमन फिजियोलॉजी थोड़े बहुत इस तरह के क्वेश्चंस भी वहां पे पुटअप करे जा सके। अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर बड़े जरूरी हैं जी। अभी रिसेंट में क्या चल रहा है, अभी कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, अखबारें रेगुलरली पढ़ते रहो, ठीक है। समझ आएगा उससे कि रिसेंट में क्या चल रहा है। अगर कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया गया, ओलंपिक्स अभी हुए हैं, उसी के साथ में वर्ल्ड कप हुआ है, तो कुछ कुछ अगर ऐसे इवेंट्स अगर आपको दिख रहे हैं तो क्या करो, उनके बारे में आप रिसर्च करिए एंड उनके बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगली चीज ये देखो, एमएनएस का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, आपको पता होना चाहिए ऑल अक्रॉस द कंट्री कितने कॉलेजेस हैं। 6 कॉलेजेस हैं, आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पुणे, कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर, कमांड हॉस्पिटल लखनऊ, कमांड हॉस्पिटल कोलकाता, आईएनएचएस अश्विनी मुंबई एंड आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल न्यू दिल्ली, जहां पे आप जा रहे हैं। ये 6 कॉलेज मुंह जवान याद होनी चाहिए, कि अगर आपको पता ही नहीं है आपको जाना कहां है, देन हाउ यू विल गो। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अंदर जो रैंक स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर एंड मेजर जनरल। ये आपका कमीशन रैंक ऑफिसर, जो कमीशन ऑफिसर्स होते हैं इनका ये रैंक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये भी याद होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगली चीज क्या, कितनी कमांड्स हैं, टोटल कितनी कमांड्स हैं भाई, टोटल हमारी 7 कमांड्स हैं, और उनमें से क्या है, 6 हमारी मेन कमांड्स और 1 हमारी ट्रेनिंग कमांड है। कौन कौन सी है, आर्मी हेडक्वार्टर्स कहां पे है, दिल्ली के अंदर है। ये देखो मैंने सारी की सारी क्या कर रखी है यहाँ पे आपके लिए राइट डाउन कर रखी है, तो क्या करो इनको याद कर लो। ट्रेनिंग कमांड शिमला में है, नर्दर्न कमांड उधमपुर में है, साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर में है, वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर में है, सेंट्रल कमांड लखनऊ में है, ईस्टर्न कमांड कोलकाता में है, और सदर्न कमांड कहां है, पुणे में है। इनकी जो लाइंस हैं, जो इनकी एक तरह से एंथम्स है, वो भी क्या रखे हैं हमने यहाँ पे नीचे लिख रखे हैं, तो आप उनको भी वहां पर पढ़ सकते हैं। ये भी आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए जा रहे हो, इंडियन फोर्सेस के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो जितने भी गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, राइट, गैलेंट्री अवार्ड्स भी 2 तरह के आते हैं ना, पीस टाइम अवार्ड्स एंड वॉर टाइम अवार्ड्स, उनके बारे में पता होना चाहिए। पहला किसको मिला, अभी रिसेंट अगर किसी को मिला तो किसको मिला, किस लिए मिला, लर्न दैट, राइट। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज फर्स्ट एड, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, नर्सिंग के सेगमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के बारे में पढ़ के जाओ। एक और चीज बताता हूं, सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। सीपीआर क्या होता है, कैसे दिया जाता है, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ के जा सको तो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट के बीच के डिफरेंस पढ़ के जाना, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस वहां से पुटअप कर दिए जाते हैं, तो ये सारी की सारी आपको करनी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई रिसेंट में कोई ऐसी बुक है जो कि अभी रिसेंटली किसी ऑथर ने लिखी है तो उसको पढ़ के जाओ, जो अभी रिसेंट में रिलीज हुई और वो आदमी बहुत ज्यादा फेमस है,
तो उसको पढ़ के जाओ, कई बार वहां से क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है। एंड वैसे ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैक्सिमम जितना आपने कवर अप कर ही लिया, लेकिन कुछ कुछ ये चीजें थी जो कि बच्चे लास्ट में छोड़ जाते हैं, तो इनको आप कर लीजिएगा, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे अभी लग नहीं रहा कि हाँ ठीक है, दिस इज इनफ एट दिस मोमेंट। हाँ, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की हिस्ट्री पढ़ के जाना, गूगल पे जाना, वहां लिखना मिलिट्री नर्सिंग सर्विस हिस्ट्री, विकीपीडिया पे पूरी की पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी, एक बार पढ़ लेना। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ के जाना, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी कंसीडर नर्सिंग। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ के जाना, काफी ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन होगी क्या होगी आपको वहां पर वो मिल रही होगी, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ। जो क्वेश्चंस आपको वहां पे पूछे जाएंगे उनके मैं सारे के सारे सवालों के जवाब को देते जाऊंगा, बस शर्त सिर्फ इतनी सी है, एक एक बात सुननी है, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, एक ऐसा सवाल जो कि हर इंटरव्यू का पहला सवाल होता है। यहां पर बहुत सारे बच्चे में यूं कह दूं कि 99% बच्चे कुछ गलती कर देते हैं। उस गलती की जो सजा होती है वो इंटरव्यू फिर अगले 10 से 15 मिनट के अंदर आपको देता है। ऐसे सवालों में आपको उलझाता है कि फिर वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। आपको चिंता नहीं करनी, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको एग्जैक्ट प्रोसेस दूंगा, बस आप उसको यूज कर लो। 5 अलग अलग तरह के वेरिएंट्स यहां पे बताऊंगा, बस उनमें से जो सबसे बढ़िया लगेगा अपने आंसर को उस तरह से फ्रेम कर लेना एंड देन यू आर गुड टू गो, ठीक। अब यहां पे देखो, पहली चीज ये कि जब भी आप कमरे के अंदर घुसोगे तो पहला स्टेप क्या होगा, आप उन सबको ग्रीट करोगे। वहां पे एक ऐसा ऑफिसर बैठा होगा जो कि कौन सा होगा, वो मेडिकल ऑफिसर होगा, एमओ होगा, है ना। तो आप उनको भी ग्रीट करेंगे। उन्हीं के साथ में कम से कम 2 मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो ऑफिसर्स होंगे वो भी वहां पे बैठे होंगे, जो कि आपका इंटरव्यू वहां पर ले रहे होंगे। तो आपको हर किसी को इंडिविजुअली आप वहां पे ग्रीट करेंगे, ठीक। अगला, इससे क्या होगा, आपकी रेपो बनी, आपका एक जो इनिशियल जो एक और स्माइल के साथ करना है, ऐसे नहीं कि डर अंदर गए, हाथ कांप रहे हैं और अंदर जाके कुछ बोल नहीं पा रहे, तो वो चीज आपको वहां पे नहीं करनी। बी कॉन्फिडेंट, आराम से जाइए, कॉन्फिडेंट रहिए, सबको विश कीजिए, अपना रैपो वहां पे बनाइए। दूसरी चीज, जब आप बैठ जाओगे, जब तक बैठने के लिए नहीं बोला जाए तब तक नहीं बैठेंगे, ठीक। अब बैठने के लिए आपको कह दिया गया, आराम से बैठ जाओ। अब वो आपसे सवाल पूछेंगे, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, क्या बताओगे यहां पे। पहला, आप शुरुआत करोगे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ, अपना नाम बताओगे। अब नाम में भी क्या होता है, अभी बताओ कैसा, आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस होगी काउंटर होते हैं, है ना। अब देखो, मेरे को पढ़ाते हुए 7 साल हो गए, इतने बच्चे हमने भेज दिए हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जहां पे आप जाके बीपर सोनीफाइड का नाम लोगे वहां बच्चे नहीं होंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या, आपको एग्जैक्ट प्रोसेस फॉलो करना है। जो चीजें मैं बता रहा हूं वो मैं खुद से नहीं बता रहा, ये सारे के सारे उन बच्चों के एक्सपीरियंस हैं जो कि आज तक यहां से गए हैं। स्टेप बाय स्टेप वैसा ही करना है। अब जब वो आपसे जब आप उनको अपना नाम बताओगे तो हो सकता है आपके नाम का भी मतलब पूछ लिया जाए कि आपका जो नाम है वो क्या डिनोट करता है ना। कई बार इस तरह क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। उसी के साथ में क्या करोगे, आप अपना बैकग्राउंड दोगे, आप कहां से आते हो, किस शहर से आते हो, किस स्टेट से आते हो। अब स्टेट से भी क्या होता है, आने वाले समय में आपसे रेलिवेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लो आप यूपी से हो, तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि टेल मी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर टेल मी 5 मोस्ट रेलिवेंट थिंग्स अबाउट यूपी। ऐसी 5 चीजें बताओ जो कि आपको उत्तर प्रदेश के बारे में सबसे ज्यादा पसंद है, और ऐसी 3 चीजें बताओ जो कि आपको पसंद नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर रहना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने क्या कर रखा है, कोई ऐसा आपका पर्सनल बैकग्राउंड है जो आप और वहां पे बताना, जैसे बच्चे हॉबीज बताते हैं अपने, तो उस तरह की चीजें भी आप यहां पे बता सकते हो। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, आपका अकेडमिक बैकग्राउंड। ब्रीफली हाईलाइट करिए अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को। इसी के साथ में कोई अगर और आपको रिलेवेंट एस्पेक्ट लगता है तो उसकी बात हम वहां पे कर रहे होंगे। उसी के साथ में आपकी इंटरेस्ट एंड हॉबीज। अब देखिए, इंटरेस्ट एंड हॉबीज में बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो कुछ भी इंटरेस्ट और कुछ भी हॉबी वहां पे लिख के आ जाते हैं। जैसे बोलेंगे मैं एकदम से किसी पे विश्वास कर लेता हूं, कोई बोलेगा मुझे देर तक सोना पसंद है, या फिर कोई बोल सकता है, मतलब कुछ भी बच्चे रैंडम हॉबीज बोल देते हैं। ऐसी हॉबीज आपको नहीं बोलनी है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है। देखो, 2 तरह की चीजें आपसे पूछेंगी, पहली होंगी हॉबीज और दूसरी पूछी जा सकती है वीकनेसेस। हॉबीज का फंडा यह है कि ऐसी हॉबीज बताइए जो कि आपके जो कल को प्रोफेशन होने वाला है, जो कि मिलिट्री सर्विस का प्रोफेशन वाला है, उसके साथ क्या करे, वो वहां पर रिलेट करें। अभी आपको मैं सैंपल आंसर दूंगा, लेकिन ये चीजें सुनते रहो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसी हॉबीज आप बता सकते हैं क्या आपकी जो पर्सनालिटी है वहां पर वो निखर गया। और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो मिलिट्री नर्सिस हैं उनका जो रोल है वो भी वहां पर निकल कर है। अगली चीज, अभी आप क्या कर सकते हो, आप इसको कंक्लूड करोगे लास्ट में,
आप अपना करंट रोल या फिर ऑब्जेक्टिव कि आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आप हल्का से एक टच वहां पे दे सकते हो। अगर आपको रिफाइंड आंसर चाहिए तो लीजिए, आपको मैंने 5 वेरिएंट्स यहाँ पे दिए। दिस इज द वेरिएंट नंबर 1। क्या बोलोगे? अगर गुड मॉर्निंग का समय हो गुड मॉर्निंग बोलोगे, गुड आफ्टरनून होगा तो गुड आफ्टरनून बोलोगे। गुड मॉर्निंग, जैसे मान लीजिए आपका नाम प्रिया शर्मा है, गुड मॉर्निंग आई एम प्रिया शर्मा फ्रॉम दिल्ली। ठीक, मान लीजिए आप दिल्ली से हो, आपका नाम प्रिया शर्मा है, तो आप कैसे बोलोगे? गुड मॉर्निंग आई एम प्रिया शर्मा फ्रॉम दिल्ली, आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माय क्लास 12th फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल। जो कहां से करी है, यू कैन राइट डाउन। अगर रिसेंटली नहीं करी तो रिसेंटली हटा देना, ठीक है। गुड मॉर्निंग आई एम प्रिया शर्मा फ्रॉम दिल्ली, आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माय क्लास 12th फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल विद अ फोकस ऑन साइंस सब्जेक्ट्स। I am passionate about pursuing a career in nursing and I am excited about the opportunity to join military nursing service. Outside the academics, I enjoy reading, volunteering at local health camps. अब ये क्या हुआ? लोकल हेल्थ कैंप्स का मतलब क्या हुआ? जो रेड क्रॉस के कैंप्स लगते हैं, आपने वहां पे हेल्प करी, आप अवेयरनेस फैलाते हो। इस तरह की चीजें आप बोल सकते हो कि जहां पे आपको वॉलंटियरिंग करने में आपको अच्छा लगता है, आप एंजॉय करते हो उस चीज को, आपको पढ़ना पसंद है। नर्सिंग इज अ काइंड ऑफ प्रोफेशन, वहां पे क्या होता है, हमें केयर करनी होती है। तो यू हैव टू शोकेस कि ऐसे आप में क्वालिटीज हैं कि आपको वो वहां पर सिलेक्ट करें। एंड पार्टिसिपेटिंग इन कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज, तो इस तरह का आप वहां पे बोल सकते हो। अब कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में पढ़ के जाना, यहां से सवाल पूछा जा सकता है। अगर बोलेगा कि भाई लोकल हेल्थ कैंप में आप जाते हो, तो पता करो कि लोकल कैंप्स में क्या क्या होता है। अगर ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं तो वहां पे क्या क्या चीजें होती हैं, पता करो कि आप खुद को कहां पे फिट कर सकते हो, ताकि अगर वो आपसे पूछे तो आप अपना जो केयरिंग वाली साइड है ना, जो कि नर्सिंग में चाहिए, आप उसको वहां पे बता पाओ। ठीक, ये पहला वेरिएंट था। अगर ये पसंद नहीं आ रहा, दूसरा वेरिएंट यूज कर सकते हो। दूसरा वेरिएंट आएगा, हेलो माय नेम इज प्रिया शर्मा एंड आई हेल फ्रॉम दिल्ली, आई कंप्लीटेड माय क्लास 12th फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल वेयर आई डेवलप्ड अ कीन इंटरेस्ट इन हेल्थ केयर, आई एम enthusiastic about starting my career in nursing and eager to serve in the military nursing service. My interests include health awareness, reading and helping out in community driven health initiatives. ये एक और वेरिएंट है। आपको जो सबसे बढ़िया लगता है कि नहीं सर मेरे वाले प्रोफाइल के साथ ये सबसे बढ़िया रेजोनेट करेगा, आप उसकी तैयारी करो। ठीक, अगला वेरिएंट, अगला वेरिएंट है, आई एम प्रिया शर्मा फ्रॉम दिल्ली, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय क्लास 12th एट। अब अगर जस्ट फिनिश नहीं करी है, साल हो गया, 2 साल ड्रॉप करा, 3 साल ड्रॉप करा, तो ये नहीं बोलना यहां पे कि जस्ट अभी फिनिश करी है ना। आप बोल सकते हो कि आई हैव फिनिश्ड माय क्लास 12th, जस्ट हटा देना, आई हैव फिनिश्ड माय क्लास 12th एट, किस स्कूल से आपने करी है। जैसे यहां पे आया, आई एम प्रिया शर्मा फ्रॉम दिल्ली, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय क्लास 12th एट दिल्ली स्कूल विद अ स्ट्रांग एकेडमिक रिकॉर्ड इन साइंस। माय इंटरेस्ट इन नर्सिंग ग्रू फ्रॉम माय स्टडीज एंड इन्वॉल्वमेंट इन हेल्थ रिलेटेड स्कूल एक्टिविटीज। कि जब स्कूल में हेल्थ रिलेटेड स्कूल एक्टिविटीज हुआ करती थी तो मेरा इंटरेस्ट क्या हुआ, वहां से आया। ठीक है, माई इंटरेस्ट इन नर्सिंग ग्रू फ्रॉम द स्टडीज एंड इन्वॉल्वमेंट इन हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज। इन माई स्पेयर टाइम आई एंजॉय रीडिंग अबाउट मेडिकल एडवांसमेंट्स, की जो मेडिकल एडवांसमेंट्स हो रही है उसके बारे में पढ़ना मुझे पसंद है। गार्डनिंग मुझे अच्छी लगती है, मैं वॉलंटियरिंग करना मुझे अच्छा लगता है हेल्थ और रिलेटेड कॉजेज के। मतलब मेन चीज क्या है, आपको अपनी केयरिंग साइड दिखानी है। नर्सिस का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, केयर। जितनी बढ़िया आप केयर कर पाएंगी उतनी बढ़िया नर्स आप कल को बनेंगे, राइट, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस आप बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे। ठीक है, अगली चीज, पेरेंट नंबर 4, आई एम प्रिया शर्मा फ्रॉम दिल्ली, आफ्टर कंप्लीटिंग माई क्लास 12th विद अ फोकस ऑन साइंस सब्जेक्ट्स फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग टू एंटर द नर्सिंग फील्ड। माई academic background has sparked my interest in healthcare, and I am excited to bring my enthusiasm and dedication to the military nursing service. I also enjoy participating in community health, community service and health education programs. Right? तो यहां आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आपने कहां पे पार्टिसिपेट किया, तो आपके पास कुछ कुछ वैसा होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो ये कम्युनिटी हेल्थ वाला वहां से हटा देना, इसकी जगह कुछ और लिख देना जो कि आपकी नर्सिंग की जो प्रोफाइल है उसका क्या करे, वहां पर वो रेजोनेट करे। अगला एक और वेरिएंट है, हाय आई एम प्रिया शर्मा फ्रॉम दिल्ली, आई रिसेंटली कंप्लीटेड माय क्लास 12th एट दिल्ली स्कूल वेयर आई फोकस्ड ऑन साइंस, especially biology. I have always been interested in healthcare and I'm looking forward to a career in nursing with the military nursing service. My hobbies include reading health articles and volunteering at local health camps, which have further fueled my passion for nursing. तो जब भी आपसे सवाल पूछेगा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप इस तरह का जो एक आंसर है वो आप अपने लिए फ्रेम कर सकती हैं। मैंने को 5 वेरिएंट्स दिए हैं, इन 5 के कॉम्बिनेशंस भी आप यूज कर सकते हो। अलग अलग बैठो आराम से, देखो कि मैंने क्या बताया, फिर से सुनो मेरी बातों को, समझ आएगा। ठीक,
कुछ और रिकमेंडेशंस आपको मैं देने वाला हूं, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट, कंसाइज रहिए। आपको अपने बारे में जो इंफॉर्मेशन देनी है वो अच्छे खासे तरीके से देनी है, लेकिन अननेसेसरी डिटेल्स नहीं देनी कि सर मुझे स्कूल में ये अवार्ड मिला था, सर मैं 7th क्लास में थी, मुझे सर यहाँ पे स्पोर्ट्स मिल गया। नहीं, अननेसेसरी डिटेल्स बच्चे देते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब अननेसेसरी डिटेल्स क्या होता है, उन डिटेल से वो क्वेश्चन पिकअप कर लेते हैं कि हाँ भाई अच्छा ये डिटेल थी। जैसे मान लो आपने कोई ऐसी चीज वहां पे बोल दी, उसके अराउंड क्या करेगा, वो क्वेश्चन पुटअप करेगा, क्वेश्चन का पूरा एक जंजाल वहां बना देता है, तो मौका ही मत दो। ठीक। अगली चीज, बी रेलिवेंट। आपको रेलिवेंट रहना है, आपको उन जो आपका रोल है जिसके लिए आप अप्लाई करो, दैट इज मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, राइट। तो जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उन सारे के सारे एस्पेक्ट्स को क्या करना है, आपको वहां पे फॉलो करना है, उसी रोल के हिसाब से आपको रेलिवेंट रहना है। अब बच्चे क्या करते हैं, इंटरव्यू देने के गए मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का और कहीं और ही कहानियां पहुंचा देते हैं। यू हैव टू बी रेलिवेंट टू योर प्रोफाइल, जिस काम के लिए आप आए हैं वही आपको वहां पर करना है। अगली चीज, आपको एंथुजियाज्म दिखाना है। कुछ लोग जाएंगे बोलेंगे नहीं सर मैं तो नीट के लिए पढ़ रही थी सर, वो मेरा सर हो नहीं पाया सर, इसलिए मैं यहां बैठे हूं। अगर वो करोगे तो यहां से भी भगा देंगे वो। एंथुजियाज्म दिखाओ, जेन्युइन एंथुजियाज्म कि हाँ सर जो मैं ये करने के लिए आई हूं सर, मुझे यही करना था सर, राइट। सो दिस इज हाउ दैट यू डू। कोई पूछेगा कि सर कि आज तक क्यों नहीं किया, बोले सर पता ही नहीं था। अगर जाके ये बोलोगे कि सर मैं नीट के लिए पढ़ रही, सर मेरा वहां हो नहीं पाया तो मैं यहां आ गई क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि यहां पे अच्छा करियर बन जाता है, तो मैं यहां आ गई सर, नो सिलेक्शन। अगला, मेंटेन अ स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं करना कि आप वहां पे एकदम से बड़बड़ लगे बोलने और सब कुछ भूल गए। बी कॉन्फिडेंट, बी काम। यार तुमने नीट में नंबर लाए हैं, तुम्हारी सिलेक्शन हुई है, किस बात का डर है। आराम से बी कॉन्फिडेंट, बी काम, होता है होगा। ठीक। स्ट्रक्चर मेंटेन करिए, एक क्लियर स्ट्रक्चर आपको मेंटेन करना, आपको एंश्योर करना है कि जो एक आंसर आपने फ्रेम किया वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में है। जो मैंने स्ट्रक्चर्स दिए वही एग्जैक्ट स्ट्रक्चर्स आप यूज कर सकते हो। अगला, प्रैक्टिस करिए। अब यहां जो मैंने पढ़ के बताया मैं तो पढ़ रहा था सामने स्क्रीन को। मेन चीज क्या है, आपको ऐसे बोलना है कि वो नेचुरल लगना चाहिए, ऐसा ना कि रट्टा मार के रखा हुआ है। अब ये प्रैक्टिस कैसे करेंगे, शीशे के सामने खड़े हो जाओ और बोलते रहो। जब तक आप खुद को सेटिस्फाई ना कर लो कि हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रही हूं, तब तक बोलते रहना। और जब सेटिस्फाई कर लोगे तब आप परफेक्ट हो चुके हो। उसके अलावा मॉक इंटरव्यू सेशंस भी ले सकते हो, एंड टेस्ट सीरीज तो अच्छे तरीके से साथ साथ में करते रहो। तो ये पहला क्वेश्चन है जो कि क्या होगा, आपसे वहां पर वो पुटअप किया जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर जो कि इंटरव्यूअर जो है वो बहुत बार पूछता है। अगला सवाल जो पूछा जाता है वो एक कंटिन्यूशन क्वेश्चन होता है कि हाँ जी आपने टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में आपने कुछ चीजें बताई। अब कई बार ऐसा होता है कि आपसे डायरेक्टली वहां पे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि वेयर डू यू बिलोंग टू, आपका घर कहाँ पे है, आप कहाँ पर रहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन किस तरह से आंसर किया जाता है उसके कुछ रिकमेंडेशंस आपको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल देना चाहूंगा। देखिए क्या करना है कि आप एक पोलाइट एक्नॉलेजमेंट के साथ आप इसको शुरू करिए। बिगिन इट विद द पोलाइट एक्सप्रेशन की थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। कुछ इस तरह से आप पूछ सकते हैं एंड यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आप क्या करना है, अपना जो होम टाउन है जहां से आप आते हैं आपको वो वहां पर बताना है। क्लियरली मेंशन कीजिए कि आप कहां से आते हैं, किस स्टेट से आते हैं, किस जगह से आते हैं। अगली चीज, प्रोवाइड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, एक हल्का सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको उसका देना है। जहां पे क्या कर सकते हैं, आप एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपनी होम टाउन का दे सकते हो, एक शॉर्ट स्टोरी फॉर्मेट दे सकते हो। और अब क्या करना है, कुछ अगर ऐसे नोटेबल एस्पेक्ट्स हैं, इसका कल्चर है, वो कुछ हिस्ट्री है, कुछ अगर डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं उनके बारे में क्या कर सकते हो, आप वहां पर बता सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है कि अगर आप कोई स्पेसिफिक अगर कोई पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे बता पाओ, कोई पर्सनल कनेक्शन के बारे में अगर आप बात कर पाओ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। और आप यहाँ पे ये भी बता सकते हो कि वो जो शहर है उस शहर ने आपको कैसे मोटिवेशन दी। जैसे मेरे पास अभी 2-3 साल पहले एक बच्ची सेलेक्ट हुई थी, तो वो कहती है कि सर मेरे गांव में ना सर लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, तो सर अगर मैं एमएनएस ऑफिसर बन जाऊंगी सर तो मेरे गांव में लोगों को लगेगा कि बेटियां भी कुछ कर सकती हैं, लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं, इसलिए मैं ये करना चाहती हूँ। समथिंग लाइक दैट, इमोशनल टच अगर आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो। देखो मैं आपको बता रहा हूं, अल्टीमेटली आंसर्स आपने फ्रेम करने, मैं आपके सामने वेरिएशंस भी लाके दूंगा, लेकिन हट फिर के बैठना आप ही को पड़ेगा, कॉपी के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक। अब यहां देखो क्या करोगे, ये चीजें बताओ। अब अगर आपको रेफरेंस चाहिए कि सर कैसा सा एक्चुअल में बोले, देखो 3-4 वेरिएंट्स में लिखे कि कैन यू टेल अस अबाउट योर होम टाउन, आपका घर कहां पे। तो आंसर अगर लेट्स सपोज आप दिल्ली से हो तो क्या बोलोगे, आई एम फ्रॉम दिल्ली, इट्स अ वाइब्रेंट सिटी विद अ रिच cultural heritage and I have enjoyed growing up here.
माई एक्सपीरियंस इन दिल्ली हैव शेप्ड माई एम्बिशंस एंड कमिटमेंट टू परस्यूइंग अ करियर इन हेल्थ केयर। तो इस तरह से आप बोल सकते हो, जहां पे भी जिस भी शहर से आप आते हैं, आप उसके बारे में क्या कर सकते हैं, बात वहां पर कर सकते हैं। अपने शहर का नाम डालिए और आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में, अगर आपको कुछ लगता है कि सर यहाँ पे कुछ ऐसा एक्स्ट्रा होता है सर, जिसने मुझे लगा कि इस शहर में कुछ ऐसा था जो कि मुझे एकदम से छू गया, तो वो चीज वहां पे आ सकती है ना। तो शहर की रिगार्डिंग आप इस तरह के आंसर कर सकते हो, ऐसे बोल सकते हो, आई बिलोंग टू दिल्ली, इट्स अ सिटी नोन फॉर इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड डाइवर्स पॉपुलेशन, लिविंग हियर हैज गिवन मी न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज फॉर एकेडमिक एंड पर्सनल ग्रोथ विच आई एम ईगर टू लिवरेज इन माई करियर, है ना। कहाँ से आप आते हैं, आपका प्लेस ऑफ ऑरिजिन क्या, उसका जो बातचीत है वहां पे कर सकते हैं। इसी के साथ में एक चीज को और ध्यान रखिएगा कि आपका जो शहर है उसके आपको 5 सबसे मेजर स्ट्रेंथ्स, कि आपको वहां पर 5 ऐसी कौन सी चीजें जो कि सबसे ज्यादा पसंद है, और कौन सी ऐसी 5 सबसे ऐसी चीजें जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ यहीं से बहुत बार क्वेश्चन निकल जाता है। एक वेरिएंट ये है कि आई ग्रो अप इन दिल्ली, द सिटीज डायनेमिक एनवायरनमेंट एंड इट्स एम्फेसिस ऑन एजुकेशन कम्युनिटी सर्विस हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड माय करियर चॉइसेस इंक्लूडिंग माय डिजायर टू जॉइन द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। ये आप बोल सकते हो। अब जो बच्चे आर्मी में होते हैं, जिनके पेरेंट्स आर्मी होते हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पे घूमते हैं। कभी पापा की पोस्टिंग यहाँ है तो हम यहाँ हैं, कभी कहीं और, तो क्या होता है वहां पर वो मूव करते रहते हैं। तो आप वहां पे बोल सकते हो कि सर एक्चुअली आई एम फ्रॉम हियर, मैं इस स्टेट को बिलोंग करती हूँ, इस जगह को बिलोंग करती हूँ, बिकॉज बट विद माई फादर आई हैव ट्रेवल्ड द होल कंट्री, इन स्टेट्स में हम रहे हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ थिंग दैट यू कैन हैव। आप कह सकते हो कि जो मेरी अपब्रिंगिंग थी, जहां पे वो कैंट्स के अंदर होती थी, तो मुझे आसपास हर जगह पे आम इन्वायरमेंट दिखता था, मुझे वो लोग दिखते थे जिनको मैं सर्व करना चाहती हूँ, जिनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। जब मैं अपने फादर को देखती थी, तो दैट इज अ काइंड ऑफ थिंग जो कि आप एक ऑरा वहां पे क्रिएट कर सकते हो किस चीज के रिगार्डिंग, कि आप कितनी ज्यादा पैशनेट हो, किस शहर से आप आए, ऐसा क्या था आपके अंदर, उस शहर ने आपको ऐसा क्या दिया। कुछ आप वैसा से हल्का सा एलिमेंट अगर आप इस्तेमाल करना चाहो, आप उस एलिमेंट को वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ रिकमेंडेशंस लेके जाओ। पहली रिकमेंडेशन, क्लैरिटी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वो पूछने लगते हैं कि भाई अच्छा यहां से हो, कहां से हो। तो अल्टीमेटली बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आप होने चाहिए। क्रिस्टल क्लियर तरीके से अपना होम टाउन या फिर जो अपना शहर है वो आपको वहां पे मेंशन करना है। दूसरा, कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप वहां पे बहुत ज्यादा दुखी हो। प्राइड महसूस कीजिए कि भाई मैं इस शहर से आता हूं। जैसे कि आप लेट सपोज अगर आप लखनऊ की बात कर रहे हैं तो नवाबों का शहर कहते हैं उसे, तो लेट्स यू कैन हैव अ प्राइड इन समथिंग। अगर आपके शहर में कुछ ऐसा है जो कि स्पेसिफिक एलिमेंट है, तो आप वहां पे उसको भी एड्रेस कर सकते हो। आई कम फ्रॉम लखनऊ, है ना, तो सिटी ऑफ नवाब्स, तो समथिंग लाइक दैट वी कैन डू। अब अगर हम कह रहे हैं कि सिटी ऑफ लेक्स हम कह रहे हैं, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम उसको फिगर आउट कर सकते हैं अपने शहर के बारे में। कल्चरल रिलीवेंस के बारे में बात कर सकते हैं कि हमारा जो स्टेट है, हमारी जो जगह है, वो कितनी ज्यादा कल्चरली रिलीवेंट है, क्या क्या यहाँ पे होता है। अगर कोई पर्सनल कनेक्शन है आपका उस शहर के साथ, जिसकी वजह से उस शहर ने आपको इन्फ्लुएंस किया, कि आप क्या करें, आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विस करें, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे इसको जा सकते हैं। उसी के साथ में ये चीजें आप अगर आप वहां पे करेंगे तो आपको काफी ज्यादा जो हेल्प है वो आपको वहां पर मिल रही होगी। ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल होगा, दैट इज टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। तो देखो क्या होगा कि वहां पे वो आपसे पूछेंगे कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। तो पहली चीज आप ये समझे, आपके पापा अगर इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर सर्व कर रहे हैं, तो ये आपके लिए है। कहां सर्व कर रहे हैं, किस पोजीशन पे सर्व कर रहे हैं, उनके बारे में A to Z आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऐसी नॉलेज जो कि आपसे पूछी जा सकती है, राइट। अगर आपको वो पता नहीं है तो वो एक बहुत ज्यादा बैड सिग्नल की तरह वहां पर जाता है। इसी के साथ में आपको अपने पेरेंट्स को एज अ हीरोइक कैरेक्टर दिखाना है कि हाँ, मुझे जो मोटिवेशंस मिलते हैं, मुझे वो मोटिवेशन मिलती है, वो उनसे मिलती है। आई एम द वन जो कि उनके बिहाफ पे आज यहां पे, मतलब ये समझो कि यू हैव टू पोर्ट्रे योर फैमिली, योर बैकग्राउंड इन सच अ वे कि वो रेजोनेट करे कि व्हाई यू वांट टू जॉइन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। हट फिर के जो इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा है, उसका गोल क्या है, उसका गोल ये है कि उसको सबसे बढ़िया आदमी चुनना है। किस चीज के लिए, उस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के प्रोफाइल के लिए। और आपका गोल क्या है, आपको खुद को सबसे बढ़िया आदमी प्रूव करना है उस इंटरव्यू के सामने, ताकि आपको वो चुन ले। कुछ रिकमेंडेशंस देता हूं आपको मैं, क्या क्या करना है। पहली चीज, आपको ब्रीफ ओवरव्यू देना है अपनी फैमिली के बारे में, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। दूसरा, कोई अगर ऐसे स्पेसिफिक की एस्पेक्ट्स आपके पास हैं जो कि उस इंटरव्यू से रेलिवेंट हो सकते हैं, जैसे मान लो कि मेरे पापा आर्मी में हैं, तो मुझे उनसे मोटिवेशन मिले कि मैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में जाऊं। अब एक बच्ची मेरे पास 2 साल पहले आई थी, वो कहती है कि मेरी मम्मी बहुत बीमार हो गई थी, तो वहां पे जब मैं हॉस्पिटल जाती थी तो वहां पे एमएनएस ऑफिसर्स होती थी जो कि उनका ध्यान रखते थे।
तो समथिंग लाइक दैट। अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप यहाँ रिलेट कर सकते हो। कनेक्ट विद द वैल्यूज, आप वैल्यूज को यहाँ बता दो। देखो वैल्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने फैमिली के बैकग्राउंड को रिलेट कर सकते हैं वैल्यूज के साथ, क्वालिटीज के साथ। वो क्वालिटीज जो कि इंपॉर्टेंट है नर्सिंग के लिए। नर्सिंग के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज इंपॉर्टेंट है? केयर, एम्पैथी, है ना, और आप हार्ड वर्किंग होनी चाहिए। दैट इज द काइंड ऑफ थिंग्स दैट व्हाट यू कैन डू इन दिस वे, राइट। अगली चीज, स्टे पॉजिटिव। क्या करना है? पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस करिए। एंड अगर कोई स्पेसिफिक अचीवमेंट्स आपके पास, ऐसे मेरे पास कुछ बच्चे आते कहते हैं सर मेरे सर पूरा का पूरा खानदान ही सर इंडियन फोर्सेस को सर्व कर रहा है सर, माय ग्रेट ग्रैंडफादर, देन माय ग्रैंडफादर, देन माय फादर, एंड नाउ आई वांट टू कंटिन्यू दिस थिंग इन द इंडियन फोर्सेस। तो अगर कुछ वैसा आप वहां पे कर सकते हो। कंसाइज रहिए और अपनी इंफॉर्मेशन क्या करिए, उस इंफॉर्मेशन को आप वहां पर रेलिवेंट रखिए, ठीक है। सैंपल्स देता हूं किस किस तरह के बोल सकते हो। पहला आप बोल सकते हो आई कम फ्रॉम अ सपोर्टिव फैमिली इन दिल्ली। अब यहाँ हम दिल्ली का एग्जांपल है तो मैंने दिल्ली यहाँ पे लिख रखा है। माय फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखो जो भी आपके फादर आप यहाँ पे लिखोगे। एंड माय मदर इज अ टीचर। अगर टीचर है तो कुछ वो लिख सकते हो, कुछ और है वो कर सकते हो। अगर हाउस वाइफ आप हाउस वाइफ लिख सकते हो। दे हैव ऑलवेज एनकरेज्ड माय एकेडमिक परस्यूट्स एंड सपोर्टेड माय डिसीजन टू परस्यू अ करियर नर्सिंग। आप ये एग्जांपल ले सकते हो। अगला, माय फैमिली इज बेस्ड इन दिल्ली। माय फादर वर्क्स एज अ इंजीनियर एंड माय मदर इज अ होम मेकर। They have always emphasized the importance of education and service, which has inspired me to pursue a career in military nursing service. एक वेरिएंट ये हो सकता है। तीसरा, I have a close knit family in Delhi. My father is a businessman and my mother is a nurse, which has greatly influenced my decision to follow a career in nursing. Their support and guidance have been instrumental in shaping my career goals. Right? We have variant number 4. I belong to a family in Delhi where my father is a retired army officer. Right? And my mother is a school principal. Their dedication to service and education has instilled in me a strong sense of duty and a passion for helping others. देखो मैंने आपको वेरिएंट में अलग अलग वेरिएंट्स दे रहा हूं कि आप सारे नहीं बोलने। मतलब कोई सारे बोलाया कि सर मैंने सारा सबको रट्टा मार लिया अब मैं सब बोलाऊंगी, नहीं, वो गलत बात। एक उठाओ जो सबसे बढ़िया लगा, उसमें जो मैंने रिकमेंडेशंस दी उनको डालो, ठीक, और अपना आंसर बनाओ। अपना आंसर बना के उसको फाइनल करके फिर बोलो। प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस आएगा। और जो कपड़े जिस दिन इंटरव्यू के दिन पहन के जाने हैं ना, उन्हीं इंटरव्यू के कपड़ों में बैठ के प्रैक्टिस करो। बैठे रहो पूरा दिन, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि कंफर्टेबल हो जाओ। ऐसा नहीं कि उस दिन फॉर्मल्स पहन के जाने हैं, उस दिन कुछ और तरह का ड्रेस कोड आप यूज करोगे। और आज आप क्या कर रहे हो, आज आप बैठे हो लोअर के अंदर, है ना, वो चीज नहीं करनी। बी प्रोफेशनल जब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस इन सच अ वे कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर सामने बैठा है। अगला, एक और वेरिएंट मैंने यहां पे लिखा है कि आई कम फ्रॉम अ फैमिली इन दिल्ली। अगर किसी के पापा डॉक्टर तो ये यूज कर सकते हैं। वेयर माय फादर इज अ डॉक्टर एंड माय मदर इज एन एजुकेटर। देयर कमिटमेंट टू देयर प्रोफेशंस हैज मोटिवेटेड मी टू परस्यू अ करियर इन नर्सिंग, पर्टिकुलरली विद मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। व्हाट इज दिस? दिस इज द वेरिएंट नंबर 5 दैट यू कैन यूज। अब इसी के साथ में कुछ रिकमेंडेशंस, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास जिनको हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। पहला इज रेलिवेंस। देखिए आपका जो भी आप कंटेंट यहाँ पे बोल रहे हैं वो रेलिवेंट होना चाहिए। ऐसे एस्पेक्ट्स को आप यहाँ पे डालिए जो कि आपकी क्या करें, जो आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, वहां पे जो क्वालिटीज चाहिए, वो जो वैल्यूज चाहिए, वो आपके उस स्पेसिफिक बैकग्राउंड के थ्रू वहां पे हल्की हल्की सी झलकनी चाहिए। दूसरी चीज, पॉजिटिव्स के ऊपर फोकस करें, कभी भी नेगेटिव के ऊपर फोकस नहीं करना कि कोई बोलेगा कि सर मेरे को घर पे बहुत तंग करते हैं, ये दिक्कत है वो दिक्कत, तो मैं यहाँ पे आ गई, ऐसा नहीं करना। शेयर पॉजिटिव एंड द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट योर फैमिली। जितने देखो फैमिली एक ऐसी मतलब ये समझो कि एक फैमिली कैसे ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से जो कि क्या होती है, जो कि हमारे साथ हमेशा रहती है। तो पॉजिटिव रहो, बी ब्रीफ। ऐसा नहीं करना कि पूरा का पूरा आप फैमिली में कितने लोग हैं, क्या करते हैं, सबके बारे में बताने लगे। नहीं, दैट्स नॉट अ काइंड ऑफ दिस दैट यू हैव टू वर्क ऑन। आपको इंटरव्यू के हिसाब से आपको एज अ खुद को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑफिसर का बेस्ट कैंडिडेट आप किस तरह से खुद को दिखाओगे, उस रोल में खुद को ढालना है, राइट, वो वहां पे काम करेगा। रोल के साथ कनेक्ट करिए। ऐसे फैमिली बैकग्राउंड, ऐसे स्किल्स अगर हैं जो कि नर्सिंग में चाहिए, आप वहां पे डालो। जेन्युइन रहो, ऑनेस्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दो अपनी फैमिली के बारे में, ठीक है। कुछ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि झूठ बोलोगे साइकोलॉजिस्ट बैठा होगा वो पकड़ लेगा और निकाल देगा। तो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग, ये करो एंड इनसे आपके वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ओके, सो जो हमारा अगला सवाल है वो ये है कि आपके जो फादर हैं वहां पर वो क्या करते हैं। तो मेन चीज ये है कि फादर के बारे में क्वेश्चंस पुटअप कर लिए जाते हैं। और जब हम रोल मॉडल की भी बात करते हैं तो वहां पे भी कहीं ना कहीं बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो रोल मॉडल्स होते हैं उनके फादर होते हैं। तो आपके पापा क्या करते हैं, इसके उनके पास पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जो कि आपको मैं थोड़ी देर पहले बता भी रहा था।
क्या करते हैं, कहां पर करते हैं, किस पोस्ट पर काम करते हैं, एक एक चीज आपको क्या होनी चाहिए, वहां पे पता होनी चाहिए। ये फादर के अगर क्वेश्चंस वहां पे पुटअप होते हैं तो फिर वहां पे जानकारी जो है वो आपसे कलेक्ट की जा सकती है। कुछ प्रिकॉशंस हैं। पहली चीज, किस स्टेट में काम करते हैं तो आप उसका पता लगाइए, फादर का प्रोफेशन क्या है। उसी के साथ में उनका जो ब्रीफ जॉब डिस्क्रिप्शन है कि वो क्या करते हैं, उनके जॉब रोल्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पता करिए। अगर कोई स्पेसिफिक अचीवमेंट्स उनकी हैं उनकी लाइफ के अंदर, उनके करियर के अंदर, तो आप उनके बारे में पता कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्या करना है, आपको जो आपका एमएनएस का इंटरव्यू हो रहा है उसके अंदर उसको, उनके प्रोफेशन को आपको रिलेट करना है किस चीज के साथ, उनकी वैल्यूज और क्वालिटीज के साथ कि वो चीजें आपने उनसे इनहेरिट की हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कंसाइज रहना है। ऐसा नहीं करना कि बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन आप वहां पे दे रहे हैं। अपने रिस्पॉन्सेज को छोटा रखिए एंड टू द पॉइंट रखिए। बहुत बार बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो अपने रिस्पॉन्सेज को बहुत लंबा खींच देते हैं, वो कुछ भी बड़बड़ाने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है। बी कंसाइज, स्पेसिफिक रहिए और टू द पॉइंट रहिए। ठीक। अब कुछ वेरिएंट्स मैंने यहां पे लिखे हुए हैं सो दैट मैं आपको उनके बारे में बताता हूं। देखिए जो पहला वेरिएंट यहां पे लिखा है, कैन यू टेल अस अबाउट योर फादर्स प्रोफेशन। तो हाँ, आप यहां पे बोल सकते हैं, जैसे एक मैंने काफी सारे वैसे एग्जांपल्स यहां लिखे हैं, आप इनमें से कोई भी एक चुन सकते हैं। माय फादर, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, माय फादर इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हिज वर्क एथिक एंड डेडिकेशन टू हिज जॉब हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन मी, ही हैज ऑलवेज सपोर्टेड माय एजुकेशनल एंड करियर एस्पिरेशंस। अब कुछ लोग होते हैं इनके पापा जो है आर्मी में होते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं अपने पापा को जब देखती हूँ तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ। कल को भारतीय सेना की जो सेवा है वहां पे करना चाहते हो, इंडियन फोर्सेस की सेवा करना चाहते हो, तो समथिंग लाइक दैट यू कैन रिलेट विद दिस, है ना। तो फादर के साथ आप इस तरह रिलेशन कर सकते हैं। अब किसी के पापा मान लो इंजीनियर, तो माय फादर वर्क्स एज एन इंजीनियर, his professional achievements and commitment to his work have inspired me to pursue a career where I can make a meaningful impact, such as in military nursing services. राइट, एक आपका ये आंसर हो सकता है। देखो मैं आपको अलग अलग वेरिएंट्स यहां पे दे रहा हूं ताकि आप अपना सबसे बेहतर चुन पाए। अगला एक और वेरिएंट हो सकता है कि अगर किसी का बिजनेसमैन है, माय फादर इज अ बिजनेसमैन, हिज एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट एंड डेडिकेशन टू हिज वर्क have motivated me to pursue my goals with the same level of commitment and determination. Something like that you can say. अब मान लो किसी के पापा जो है वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, तो माय फादर इज रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, his career in the armed forces has deeply influenced my decision to join the military nursing services. His sense of duty and service to the nation have been a great source of inspiration for me. So इस तरह का आपका आंसर हो सकता है। किसी के पापा डॉक्टर हैं, तो माय फादर इज अ डॉक्टर, हिज प्रोफेशन had a significant impact on my interest in healthcare and has been a motivating factor in my decision to pursue a career in nursing with the military nursing service. इस तरह से आप कह सकते हैं। अब इसमें कुछ प्रिकॉशंस है, इनका आप ध्यान रखिएगा। पहली चीज, आपको एक्यूरेट रहना है, बिल्कुल एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करनी है अपने फादर्स की प्रोफेशन के बारे में। अपने फादर के प्रोफेशन के बारे में आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास वहां पे है, आप उसको बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से प्रेजेंट करेंगे। दूसरी चीज, आप उनकी जो प्रोफेशन, उनकी जो वैल्यूज हैं उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं नर्सिंग के साथ या फिर मिलिट्री नर्सिंग के साथ, अगर वहां पे एप्लीकेबल है। ऐसे क्या होता है ना कि कई बार बच्चों के जो फादर होते हैं वो इंडियन फोर्सेस के अंदर ही सर्व कर रहे होते हैं, तो आप उसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। अगली चीज, उनके पॉजिटिव इंपैक्ट्स के ऊपर, अचीवमेंट्स के ऊपर आप फोकस करें। अगला, आपको क्या करना है, अपना जो कंटेंट है उसको रेलिवेंट रखना है और कंसाइज रखना है। ऐसा नहीं करना कि आपने बहुत लंबा जो एक एक्सप्लेनेशन है वहां पे वो दे दिया, तो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। इसी के साथ में अप्रिसिएशन दिखाइए, और अप्रिसिएशन दिखाइए अगर कोई आपको लगता है कोई ऐसा कोई रेलिवेंट अप्रिसिएशन है जो कि आपके फादर से आपको मिला है कि हाँ मुझे इस स्पेसिफिक करियर के अंदर वहां पे जाना है, या फिर कोई चीज आपको मोटिवेट करती है आपके फादर के करियर से कि वो एक अप्रिशिएटिंग फैक्टर की तरह आपके साथ चल रही है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी आप यहां पर बता सकते हैं। ठीक है। नाउ अगला, इसके बाद हमारे पास अगला सवाल आता है कि व्हाट इज योर एम्बिशन इन लाइफ। अब देखिए, एम्बिशन का जो सवाल है वो पुटअप किया जाता है, उसी के साथ में कई बार हॉबीज का क्वेश्चन भी पुटअप किया जाता है कि व्हाट आर योर हॉबीज। तो हॉबीज में आपको ऐसी हॉबीज चुननी है जो कि क्या करें, वो रिलेट करें किस चीज के साथ में, आपका जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का करियर उसके साथ रिलेट करें। इसी के साथ में बहुत बार सवाल आ जाता है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का, तो वो कैसे आंसर करेंगे हम आगे भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है। एम्बिशन इन लाइफ की बात करते हैं, तो देखिए अपना जो एम्बिशन है वो आपको बिल्कुल क्लियरली बताना है, और एक लॉन्ग टर्म करियर की तरह क्या करना है, आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को वहां पे बताना है, एक पर्सनल एम्बिशन की तरह बताना कि मुझे वो चीज अचीव करनी है। उसी के साथ में कोई अगर आपका मोटिवेशन है उस एम्बिशन के पीछे, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। कोशिश करिए कि जो भी आपका एम्बिशन है उसको क्या करिए, उस नर्सिंग के रोल के साथ जिसके लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आप उसके साथ क्या करें, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करें, जिससे आपको और ज्यादा मदद मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट,
कमिटमेंट शो करें, डेमोन्स्ट्रेट करें कमिटमेंट कि आप जब ये एम्बिशन आपका अचीव हो जाएगा या फिर आपकी ये जिंदगी के अंदर जो ये लक्ष्य है जब आप अचीव कर लोगे तो उनको अचीव करने के लिए आपका जो कमिटमेंट का लेवल है वो कितना है, दैट यू कैन ऑल्सो डू दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका एम्बिशन ऐसा लगना चाहिए कि वो रियलिस्टिक नहीं है या फिर वो अचीवेबल नहीं है, तो ऐसे आपको एम्बिशंस लेके चलने हैं जो कि आपको क्या लगे, आपको रियलिस्टिक भी लगे और अचीवेबल भी लगे। अक्सर कैसे करना है, आई विल गिव विद एग्जांपल्स। Whenever एक हो सकता है कि my ambition is to become a skilled and compassionate nurse in the military service। ये मेरा ambition है कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, एक compassionate, एक skilled military nursing service officer बनना चाहती हूँ। I aspire to contribute to the healthcare of soldiers and their families while serving for my country with the dedication and integrity। ये आपका वेरिएशन नंबर 1 हो सकता है। वेरिएशन नंबर 2, my long term goal is to build a successful career in nursing with the military nursing service। I aim to develop my skills in a disciplined environment and make a significant impact on the healthcare system within the armed forces। अगला हो सकता है I am motivated by the desire to serve my country through the military nursing service। My ambition is to combine my passion for healthcare with my commitment to national service, contributing positively to the lives of those who serve our nation। अपार्ट में अगला हो सकता है कि my primary goal है ना, मेरा जो प्राइमरी गोल है is to become a dedicated and effective nurse in military nursing service। I am eager to develop my expertise and contribute to the well-being of soldiers and their families through quality healthcare। Where number 5, I envision a future where I can excel as a nurse in the military nursing service। My ambition is to gain extensive experience, provide exceptional care and support to the Indian forces through my skills and dedication। कुछ कंडीशंस उनका आप ध्यान रखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहले चीज आपको स्पेसिफिक रहना है, अपने एम्बिशन को बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करना है, वो रेलिवेंट वहां लगना चाहिए। देखिए जितने भी आप इंटरव्यू के सवालों के जवाब दे रही हैं, क्या करना है, उन सारे के सारे सवालों को आपको रेलिवेंट बनाना है उस इंसान के हिसाब से जिसको आपको जज करना है कि दैट यू आर द आइडियल पर्सन, जिसको उसे चुनना है किस चीज के लिए, उस प्रोफाइल के लिए जिसके लिए आप अप्लाई करें, दैट इज मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। अगली चीज आपको मोटिवेशन दिखानी है, आपको ये बताना है कि ये जो आपका एम्बिशन है किस तरह से आप उसके लिए मोटिवेटेड है। कोशिश करिए कि आप क्या कर पाए, ये जो आपका एम्बिशन है उसको आप कंबाइन कर पाए अपनी नर्सिंग प्रोफेशन के साथ और अपने करियर गोल्स के साथ। डेमोन्स्ट्रेट करिए कमिटमेंट कि आप उनको ये भी बता सकते हैं कि मेरा क्या प्लान है, कि मैं किस तरह से इस एम्बिशन को अचीव करूंगी। प्रैक्टिकल रहिए, देखिए आपको हवा में बातें जो वहां पे बिल्कुल भी नहीं करनी, ऐसे आपको एम्बिशन आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है जो कि क्या रहे, जो कि वहां पर उस रोल के साथ वहां पर असाइन रहे। ठीक है, ये सवाल हो गया। अगला सवाल आता है रोल मॉडल। बहुत बार क्या होता है, रोल मॉडल का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब देखो रोल मॉडल जो होते हैं वो हमारे बहुत सारे लोगों की जिंदगी में होते हैं, लेकिन हमें वो रोल मॉडल यहां पे नहीं चाहिए। हमें वो रोल मॉडल चाहिए जो कि हमारी जो स्पेसिफिक कल को जॉब होने वाली है उसके हिसाब से वो रेजोनेट करे। ठीक, तो हमारा रोल मॉडल क्या क्या हो सकते हैं, उसके लिए आपको मैं कुछ चीजें बताता हूं। पहला, अपना रोल मॉडल क्लियरली बताएं। क्लियरली आपको उसको सिग्निफाई करना है, ऐसे नहीं कि आप कंफ्यूज्ड हैं कि क्या ये मेरा रोल मॉडल सच में भी है। दूसरी चीज, आपको यह बताना है कि इस इंसान को जिसको आपने रोल मॉडल बनाया है वो किस तरह से क्या करता है, किस तरह से आपको इन्फ्लुएंस करता है। अगली चीज, आपको यह बताना है कि जो उस रोल मॉडल की क्वालिटीज थी और जो वैल्यूज थी उनको किस तरह से आप नर्सिंग की फील्ड के अंदर इंटीग्रेट कर रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एग्जांपल्स आप प्रोवाइड कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक एग्जांपल अगर आपके पास है जिसने आपको इंस्पायर किया है उनके बारे में, तो आप वो बता सकते हो। जैसे अभी मेरे पास ना 2020 में बच्ची आई थी, निधि नाम था उसका, तो वो थी ग्वालियर से, उसने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया था। तो द बिगेस्ट थिंग इज दैट कि आप कुछ अगर एग्जांपल्स भी दे सकते हो तो आप दे सकते हो। रेलिवेंस शो करिए, एक्सप्लेन हाउ देयर इन्फ्लुएंस अलाइंस विद करियर गोल्स, कि उनका जो इन्फ्लुएंस आपकी जिंदगी में हुआ उस स्पेसिफिक रोल मॉडल का, वो किस तरह से आपके करियर गोल्स को अचीव करने की मदद कर रहा है। चिंता मत करो, मैंने वेरिएंट्स बना रखे हैं। देखो वेरिएंट नंबर 1 क्या बोल सकते हो, माय रोल मॉडल इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्यों बोलना ही है, क्योंकि नर्सिंग के अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज अ वेरी बिग नेम। एक बात और सुन लो, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में हर चीज पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, my role model is Florence Nightingale. Her pioneering work in nursing and her dedication to improving healthcare standards inspire me. Her commitment to patient care and her innovative approach to nursing are qualities I strive to emulate. दूसरा वेरिएंट, my role model is Mother Teresa. ऐसे रोल मॉडल चुनो जो कि लगे कि हाँ वो आपके उस नर्सिंग प्रोफेशन के साथ रिलेट हो रहा है। My role model is Mother Teresa. Her selfless service to others and her compassion have greatly influenced my desire to pursue a career in nursing. Her dedication to helping the less fortunate is something I aspire to replicate in my own career. Variant number 3, I find
अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, आई फाइंड इंस्पिरेशन इन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हिज डेडिकेशन टू हिज वर्क and his vision for serving the nation have motivated me to pursue a career where I can make a meaningful impact, such as in military nursing service. Variant number 4, माई मदर. अगर आपको लगता है कि मेरे मदर, मेरे फादर जो है वो एक रोल मॉडल है, तो वो भी बच्चे बोलते हैं, तो आप बोल सकते हो माई मदर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन माई करियर एस्पिरेशन. अगर वो नर्स है तो आप ये चीज यहां पे ऐड कर सकते हो. हर करियर एज अ नर्स एंड हर कंपैशनेट अप्रोच टू पेशेंट केयर हैव इंस्पायर्ड मी टू फॉलो इन हर फुटस्टेप्स एंड कंट्रीब्यूट टू द फील्ड ऑफ नर्सिंग. ठीक है, मैंने आपको मल्टीपल वेरिएशंस दिए हैं, आप अपने हिसाब से चुन सकते हो. अगला वेरिएशन है आई एडमायर द वर्क ऑफ नर्सेस. कि क्या, किसको आप एडमायर करते हो? अब देखो ये क्वेश्चन भी आपके पास यहाँ पे आ सकता है ना, कि आई एडमायर द वर्क ऑफ नर्सेस इन द मिलिट्री, स्पेशली दोज हु हैव सर्व्ड इन द चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स. देयर ब्रेवरी, डेडिकेशन एंड रेजिलियंस in providing care under difficult circumstances are qualities I deeply respect and aspire to embody. देखो काफी सारे हैं, इनमें से जो सबसे बढ़िया लगे मुझे जो सबसे दो बढ़िया पसंद है, वो मुझे पहला वाला मदर टेरेसा वाला और फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाला पसंद है. आप उनको उठा लो. अगर आपको मदर या फादर को रोल मॉडल बनाना तो आप उनको बना सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी उसमें नहीं है. ठीक है, बाकी आपको जो बेटर लगता है अपने लिए आप उसको चूज कर सकते हैं. अब कुछ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, सबको ध्यान में रखो. पहला, क्लियर रहना है कि जब भी अपने रोल मॉडल के बारे में आप बात कर रहे हैं, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि आपको रोल मॉडल कौन है. दूसरी चीज, आपको क्या करना है, क्लियरली डिस्क्राइब करना है कि उन्होंने किस तरह से आपकी जिंदगी को इंस्पायर किया, कैसे उन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया. अगला, जो भी उनकी क्वालिटीज थी उनको रिलेट करिए किस साथ, नर्सिंग के प्रोफेशन के साथ, और क्या करिए अपनी जो पर्सनल वैल्यूज हैं उनको वहां पे लेके जाइए. अगला, अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक अगर एग्जांपल वगैरह आप कैसे क्या कर सकते हैं, आप उसको भी वहां पे रिलेट कर सकते हैं. और अलाइनमेंट शो करिए, जैसे आपने बोला कि ये मेरे रोल मॉडल्स हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप अलाइनमेंट शो कर पाओ कि किस तरह से उनका एक जो रोल था आपकी जिंदगी में, कैसे वो एक इन्फ्लुएंस लेके आ रहा हो, अब वो आपके करियर गोल्स में किस तरह से हेल्प कर रहा है. ठीक है, ये सवाल आपसे बाहर पूछा जा सकता है. इसका अगला सवाल आएगा जो कि आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज कि व्हाई यू वांट टू जॉइन एमएनएस, कि आप एमएनएस से क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना. ये एक सवाल है जो कि बहुत सारे बच्चों से पूछे जाते हैं कि भाई क्यों करना है ज्वाइन एमएनएस. तो यहाँ पे लोग देशभक्ति पे आ जाते हैं, बहुत तरह के सवाल जवाब करते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन दूंगा, आप एक्जैक्टली फॉलो करिए तो थिंग्स विल वर्क फॉर यू. ठीक है, अब यहाँ सुनो, स्टेट ऑफ मोटिवेशन. सबसे पहला आप ये फिगर आउट कीजिए कि आपको एमएनएस अपील क्यों करता है. अब ये मत बोलना कि सर मेरा नीट में नहीं हुआ इसलिए नहीं हुआ, इसलिए मेरे को वो अपील कर रहा है ना, कि मेरे को डिग्री कॉलेज नहीं जाना, ये नहीं बोलना. ठीक है, ये ना अपने मन में सोचना है. ये आपका अगर मोटिवेशन अगर दिमाग में लेकर जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होनी है, राइट. तो मोटिवेशन को क्लियरली रखो कि क्यों आपको एमएनएस अपील कर रहा है. दूसरी चीज, पर्सनल वैल्यूज के साथ अलाइन करो एमएनएस को. कनेक्ट योर पर्सनल वैल्यूज, जो आपकी पर्सनल वैल्यूज हैं, करियर गोल्स हैं, वो एमएनएस ऑफिसर्स के जो ऑफर, जहां गलती लिख दिया, एमएनएस ऑफिसर्स के साथ वो अलाइन करता है, उसको वहां पे देखो. हाईलाइट यूनिक एस्पेक्ट्स, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे स्पेसिफिक चीज है जो कि एमएनएस के अंदर थी जो कि बाकी करियर ऑप्शंस में नहीं है, आप उसको हाईलाइट कर सकते हो. ठीक है, अगला, डेमोन्स्ट्रेट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. आप ये बताओ कि मैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जुड़ना चाहती हूँ, एक ऐसा रोल मैं चुनना चाहती हूँ जहां पे मुझे जिंदगी में चैलेंजेस मिले, मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है. आप अंडरस्टैंडिंग दिखाइए, आप दिखाइए कि भाई मैं एमएनएस के लिए बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूं, मैं इस करियर को अच्छे से समझती हूं और मैं चाहती हूं कि मुझे वहां पर जाने का जो मौका है वहां पर वो मिले. मैंने मल्टीपल वेरिएंट्स लिख रखे हैं, इनसे काफी हेल्प हो जाएगी. पहला है, I want to join the MNS because it combines my passion for nursing with my desire to serve my country. Right? The opportunity to work in a structured environment and contribute to the well-being of soldiers and their families is highly motivating for me. So that's why I want to join MNS. अगला, ये हो सकता है कि I choose the MNS because it offers a unique blend of nursing and a military discipline. I am excited about the chance to serve my nation while pursuing my career in healthcare, and I believe the MNS provides an ideal platform for this. Right? अगला, the MNS attracts me due to its commitment to both healthcare and national service. I'm eager to be part of an organization that values discipline, teamwork, and compassionate care. And I believe the MNS aligns perfectly with my career goals. This is the variant number 3 that you can use. चौथा वेरिएंट, देखो मैंने आपको हर सवाल के 4 से 5 एक ऑप्शंस दिए हैं, अपने चुनो, बेस्ट आंसर्स बनाओ, फिर पढ़ो. ठीक है, MNS is the right fit for me because it offers the opportunity to develop my nursing skills while serving my country in a disciplined environment. I am passionate about healthcare and motivated by the chance to contribute to the Indian forces. ये आप यूज कर सकते हो. अगला आपके पास वेरिएंट आता है नंबर 5, आई एम इंटरेस्टेड इन द MNS because it allows me to combine my interest in healthcare with my desire to serve the nation.
The MLS provides a dynamic and challenging environment where I can grow professionally while making a meaningful impact. राइट, आप ये यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे इसके 5 पॉइंट्स लिखे हैं, मैंने इसको लिखो। देखो, पहली चीज ये कि स्पेसिफिक रहिए। यहाँ पे बच्चे बड़े ज्यादा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट चले जाते हैं, वो कुछ भी बोलने लगते हैं, वो इरिटेट हो जाते हैं। इरिटेट यहाँ पे नहीं होना, स्पेसिफिक रहिए। जेनरिक आंसर्स को अवॉइड करिए कि कुछ भी बोल रहे हैं, नहीं, कुछ भी बोलोगे और कुछ भी बोलने की आदत डालोगे तो वो इंटरव्यू में बड़ी भारी पड़ती है। फिर बी जेनरिक, बी स्पेसिफिक। आपको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रीजंस देने कि आप क्यों एमएनएस ज्वाइन करना चाहते हैं। दूसरी चीज, अगर आपके कोई स्पेसिफिक पर्सनल गोल्स हैं, उनको अगर इसके साथ एसोसिएट करिए। कोई आप देखो, ये बताओ कि किस तरह से एमएनएस जो है वो आपका जो करियर का प्लान है वहां पर वो फिट होते हैं, एंड व्हाई दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। अगली चीज, आप जेन्युइन रहिए। देखो, यहाँ पे बड़े सारे लोग बहुत ढोंग करते हैं कि सर मैं देशभक्ति करना चाहती हूँ, ये चीजें बहुत पुरानी हो गई हैं, वो आपको बोलना है, लेकिन साथ में क्या करिए, आप नर्सिंग को अलाइन करिए, मिलिट्री नर्सिंग को अलाइन करिए कि आप क्या करना चाहती हैं, आप देश की सेवा करना चाहती हैं। ये चीज आपके वहां पे बहुत काम आएंगी। उसी के साथ में क्या कर सकते हैं, आपकी जो स्पेसिफिक रूल्स हैं, आपकी जो क्वालिटीज हैं, आप क्या कर सकते हैं, उनको अलाइन कर सकते हो। जैसे एक बच्चा था 2022 में आया था, कहती है कि सर मैंने वहां पे बोला कि मैं जब उसका एक कंटेक्स्ट मेरे पास वहां आया था, जो कि वो कह रही थी कि पता नहीं शायद आकांक्षा के साथ था या देयर वाज अ स्टूडेंट। वहां पे क्या करिए, आप अपना केयरिंग नेचर शोकेस कर सकते हैं कि भाई मेरा जो नेचर है वो इस तरह का है, और इसके ऊपर क्या होगा, वो इस तरह से वहां पे रिलेट करेगा। अब वहां पे क्या करता है, वो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है कि मान लो कि आपने क्या किया, आप चले गए ऑपरेशन थिएटर के अंदर, या फिर आप हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं। वहां पे आपके पास 2 पेशेंट्स हैं, एक बेड पे आपकी मदर लेटी हुई है, दूसरे बेड के ऊपर कोई और पेशेंट है। दोनों पेशेंट्स को क्या है, सेम रिक्वायरमेंट है, सेम ट्रीटमेंट की जरूरत है एक ही टाइम के ऊपर, देन व्हाट विल यू डू। ऐसे सवाल भी होते हैं। तो देखिए, बहुत अलग अलग तरह के कंटेक्स्ट के क्वेश्चंस निकल के आते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए कि आप एक मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑफिसर बन चुकी हैं, और अब आप वापस अपने घर, अपने जो कॉलेज, अपना जो हॉस्पिटल है, वहां से आप वापस घर जा रही हैं। रास्ते में जिस बस से आप जा रही थी उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। अब आप क्या करेंगे, दैट इज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस, सोचो इनके आंसर्स। राइट, ये सवाल हैं, पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। तैयार रहिए, क्या करोगे, क्या करोगे इस केस में, सोचो। रुको जरा मेरा वीडियो और सोचो क्या करोगे। घर जा रहे हो, है ना, रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड हैं, व्हाट विल यू डू। अब यहां बोलते हैं कि सर मैं उन सबकी मदद करूंगी, सर मैं तो देश की बेटी हूं सर। नहीं, इतने लोगों की अकेले मदद नहीं कर सकते। एज अ हेल्थ केयर रिप्रेजेंटेटिव, एज अ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑफिस, द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट प्रायोरिटी दैट ऑन विच यू शुड वर्क, एम्बुलेंस को फोन करो पहले। तो इस तरह की चीजें वहां हो सकती हैं। फिर आप उनको फर्स्ट एड दे सकते हो। तो अब देखो, हेल्थ केयर में देयर इज वन थिंग कि भाई देखो, सबसे पहले ये देखो कि आप फिट हैं। अगर आप ही फिट नहीं होंगे और आप देश सेवा का कर्तव्य निभाने के लिए चले जाओगे, तो अगर बस में इतने सारे लोग हैं, हाउ यू विल डू दैट। द फर्स्ट थिंग शुड बी कॉल द एम्बुलेंस, द सर्विसेज विल कम एंड द थिंग्स विल बी सॉर्टेड फॉर यू, राइट। तो ये चीज क्या करनी है आपको, वहां पर वो करनी है। एक और सवाल फिर उसके बाद आता है कि भाई आपको जो ये सर्विस है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की, ये किस तरह से अट्रैक्ट करती है। तो इसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस हैं कि भाई ये सर्विस आपको क्यों अट्रैक्ट करती है। अभी तो हमने डिस्कशन किया ना कि भाई व्हाई यू वांट टू जॉइन एमएनएस, लेकिन ये भी है कि एमएनएस आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन क्यों ये सर्विस आपको अट्रैक्ट कर रही है। तो पहली चीज, आपको पैशन दिखाना है, आपको ये बताना है कि भाई मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अंदर। आपको अपनी पर्सनल वैल्यूज को वहां पे शोकेस करना है कि आप, आपकी जो अटेंशन है टू द सर्विस विद द कोर वैल्यूज, जैसे कि डिसिप्लिन, डेडिकेशन, सर्विस आपके साथ है, ये आपकी पर्सनल वैल्यूज के अंदर है, इसलिए वो आपको अट्रैक्ट करती है। इसी के साथ में यू कैन हाईलाइट द एल्ट्यूरिज्म, एम्फेसाइज करिए कि भाई आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इंडियन फोर्सेस के लिए, और आप क्या करना चाहते हैं, सोसाइटी के अंदर एक इंपैक्ट लेकर आना चाहते हैं, कैन डू लाइक दैट। अगली चीज, डिस्कस द प्रोफेशनल ग्रोथ, आप मेंशन वहां पे कर सकते हैं कि भाई मुझे क्या होगा, मुझे इस करियर के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और मुझे ग्रोथ यहाँ पे मिलेगी और डेवलपमेंट मुझे यहाँ मिलेगा, सो दैट्स व्हाई आई एम कमिंग हियर। अगली चीज, आप इसको लिंक कर सकते हो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ कि मैं चाहती ही हमेशा से ये थी कि मुझे इंडियन फोर्सेस में जाना है, और ये मेरे लिए एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता होगा। तो अब किस तरह के इसके आंसर्स हो सकते हैं, प्रोफेशनल आंसर्स आपको मैं 4 से 5 यहाँ पे दे देता हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट अट्रैक्ट्स यू टुवर्ड्स दिस सर्विस, तो आप क्या क्या बोलोगे।
पहला आप बोल सकते हो आई फाइंड द स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट एंड द अपॉर्चुनिटी टू सर्व माय कंट्री व्हाइल वर्किंग इन हेल्थ केयर वेरी अपीलिंग. The MNS officers, the MNS offers a quite unique chance to develop my skills in a disciplined setting and contribute to the well-being of those who serve our nation. अगला ऑप्शन क्या हो सकता है? The most attractive aspects of the MNS to me are the combination of nursing with military discipline and the chance to make a significant impact on the lives of soldiers and their families. The professional growth and the sense of service are the key motivators for me. एक और वेरिएंट हो सकता है, आई एम ड्रॉन टू द एमएनएस बिकॉज इट ऑफर्स अ ब्लेंड ऑफ रिगरस ट्रेनिंग एंड द अपॉर्चुनिटी टू contribute to national service. The dynamic nature of the role and the chance to work in a disciplined environment are very appealing for me. तो इसका भी आंसर हो सकता है कि what draws you to the MNS as a career option. आप यहाँ पे ये भी चीज वहां पे सिग्निफाई कर सकते हैं. इन द वेरिएंट नंबर 4 आप बोल सकते हो कि MNS aligns with my career goals and personal values. The opportunity to serve in a structured and disciplined environment while providing essential healthcare services is what attracts me the most for this role. इसी के अंदर पांचवा वेरिएंट आपका हो सकता है कि भाई क्या कर सकते हैं कि MNS is attracted to me because it provides a unique opportunity to combine my passion for nursing with my desire to serve the nation. The blend of military discipline and healthcare offers a fulfilling and challenging career path. तो उसके बाद क्या होगा, लास्ट आपको यहाँ पे इस तरह के आप ऑप्शंस कर सकते हो. आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं, वो आप फॉलो कर लो, आपका आंसर सॉर्ट हो जाएगा. पहला, जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना है, झूठा कुछ नहीं दिखाना. ट्रू पैशन दिखाओ कि मुझे वहां जाना है. अगली चीज, अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन करो, इस सर्विस को अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन करो. हट फिर के जो बंदा सामने इंटरव्यू लेने के लिए बैठा है वो सबसे बेस्ट आदमी चुनने के लिए आया ताकि क्या हो, कल को उनका जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का जो विंग है वो स्ट्रांग हो सके. अगली चीज, अगर आपकी कोई डिजायर है लोगों की हेल्प करने की तो आप वहां पे वो शोकेस कर सकते हो कि हाँ मुझे लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है, तो मैं क्या करना चाहती हूँ, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑफिसर बनके उनकी जो हेल्प है वहां पे करना चाहती हूँ. करियर एडवांसमेंट्स के अंदर की कोई अगर प्रोफेशनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपके पास है, करियर करियर तो आप वहां पे वो कर सकती हैं. इसी के साथ में क्या करेंगे, आपकी जो सर्विस है आप इसको अलाइन करेंगे किस चीज के साथ, अपने लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस के साथ. तो ये सारी की सारी चीजें जो कि क्या करनी है आपको वहां पे ध्यान में रखनी है. तो जब भी आपसे कोई सवाल पूछेगा कि ये ऐसी कौन सी चीज है जो कि आपको इस सर्विस की तरफ अट्रैक्ट करती है, तो ये आपका जो आंसर है वो वहां पर होने वाला है. अब चलिए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर. ओके, सो क्वेश्चन आपसे जो पुटअप किया जा सकता है कि आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए क्यों सेलेक्ट किया जाए, है ना. वाई शुड यू बी सिलेक्टेड फॉर द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस. तो वहां पे क्या करना है आपको, अगर इस तरह का सवाल पूछेंगे तो आपको आंसर देने के लिए क्या करना है, ये रिकमेंडेशंस आपको वहां पे यूज करने हैं. पहला, आपको अपनी जो सबसे बढ़िया क्वालिटीज हैं वो आपको हाईलाइट करनी है. एम्फेसाइज द क्वालिटीज एंड स्किल्स दैट मेक यू स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, कि बाकी लोगों के कंपैरिजन में आप में ऐसा क्या है, आपका मेजर यूएसपी क्या है ना, आपको वहां पर वो बताना. अगली चीज, आपको रोल के साथ अलाइन करने, अपने जो जितने भी स्किल्स हैं, जितनी भी आपके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एमएनएस के लिए बहुत ज्यादा फिट बैठती हैं, वो आप यहां पे बताएंगे. अगला, अगर कोई आप ऐसा एविडेंस दे सकते हैं कि सर मैंने स्कूल में कुछ ऐसा किया था, इसकी वजह से आप मेरे को कंसीडर कर सकते हो कुछ, अगर अभी मैं बताऊंगा आगे क्या क्या करना है, बट अगर कोई ऐसा एग्जांपल है जो कि आपके इन क्लेम्स को बैकअप कर पाए, देन दैट वुड बी मच बेटर. उसी के साथ में अगला क्या होगा, एंथुसियाज्म शोकेस करना है, डेमोन्स्ट्रेट करिए एंथुसियाज्म और कमिटमेंट शो करिए अपने रोल के लिए कि मुझे कल को इंडियन फोर्स के अंदर जाना है और मुझे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑफिसर बनना है. एक कंसाइज समरी अगर आप दे पाओ तो अपनी स्ट्रेंथ्स के कंसाइज समरी आप वहां दे दीजिए. स्ट्रेंथ्स क्या क्या होनी चाहिए वो आगे के मैंने क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन में कवर अप करके रखा है, शायद 13वां 14वां क्वेश्चन है. आई विल बी कवरिंग दैट देयर, राइट. तो आपको उसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सर पता नहीं होगा कैसे होगा, डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू, राइट. कंसाइज समरी दे दो, अगर आपके पास स्ट्रेंथ्स अगर आपको अपनी पता है अभी तक तो आप कर सकते हो. वैसे अगर इसके मेरे को आपको मैंने वेरिएंट्स दे रखे हैं. पहला वेरिएंट है, आई बिलीव आई एम ए गुड फिट फॉर द एमएनएस. देखो सवाल क्या था, व्हाई यू शुड बी सिलेक्टेड फॉर द मिलिट्री. वो कह रहा है कि भाई तुम्हें क्यों सिलेक्ट किया जाए. जवाब, आई बिलीव, मुझे विश्वास है, आई एम ए गुड फिट फॉर द एमएनएस, मैं एक सबसे बढ़िया फिट हूं एमएनएस के लिए. बिकॉज, क्यों, बिकॉज ऑफ माई स्ट्रॉन्ग अकेडमिक बैकग्राउंड, मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है in science, my passion for nursing and my commitment to serving my country. I am dedicated, hardworking and eager to contribute to the well-being of souls and their families. पहला वेरिएंट ऐसा बोल सकते हो. दूसरा, my dedication to healthcare, my ability to work well under pressure and my strong sense of discipline make me a suitable candidate for the MNS. I am committed to providing compassionate care and I am excited about the opportunity to serve in the military environment. दूसरा वेरिएंट ये बोल सकते हो. तीसरा, द एमएनएस शुड कंसीडर मी फॉर सिलेक्शन बिकॉज ऑफ माई कमिटमेंट टू नर्सिंग, माई एंथुसियाज्म फॉर सर्विंग माई कंट्री एंड माई स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स. आई एम ईगर टू ब्रिंग माई स्किल्स एंड डेडिकेशन टू द रोल एंड कॉन्ट्रीब्यूट पॉजिटिवली इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, या वहां देखो मैंने लिखे लिखा है सब कुछ दे दिया है,
अब आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है और जाके नाम रोशन करना है, ठीक है। अगली चीज, वेरिएंट नंबर 4, व्हाट से, अब कोई पूछता है कि आप बाकी कैंडिडेट से कैसे अलग हो, भाई तुमको क्यों सिलेक्ट किया जाए, तो व्हाट यू विल से, व्हाट सेट्स मी अपार्ट इज माय ब्लेंड ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस इन साइंस, माय पैशन फॉर नर्सिंग एंड माय स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सर्व इन अ डिसिप्लिन एनवायरनमेंट, माय एबिलिटी टू अडैप्ट एंड माय डेडिकेशन टू पेशेंट केयर आर क्वालिटीज दैट मेक मी अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर एमएनएस। ठीक, ये आप वहां बोलोगे। ये नहीं अच्छा लग रहा, अगला बोलो, आई बिलीव आई, अब देखो, वाई डू यू थिंक दैट यू शुड बी चूजन फॉर द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, I believe I should be chosen for the MNS because of my enthusiasm for my role, my academic background, and my dedication to serving others. I am committed to developing my nursing skills and contributing the health and well-being of the armed forces. ठीक है, कुछ रिकमेंडेशन यहां सुन लो। पहला, स्पेसिफिक रहिए, अपनी जो क्वालिटीज हैं, जो स्किल्स हैं, जो कि उस रेलिवेंसी वहां पे आएगी जहां पे एमएनएस के साथ वो रेजोनेट कर रहे हैं, उनके बारे में बताइए। अगला, कोई अगर एविडेंस दे सकते हो दे दो, रोल के साथ अलाइन कर लो, एंथुसियाज्म दिखाओ और क्या करो, उसको समराइज करो इफेक्टिवली, जैसे मैंने कहा है वैसे वैसे करके वहां से एग्जांपल्स लो मेरे को देख के, एंड क्या करो, अपने आंसर्स कॉपी पे लिखो। सबसे बड़ी आंसर्स आपको लिखने, मैंने सब चीज आपको बता दी है, मैंने आपको खाना थाली में दे दिया, बस वो खाना है, राइट, इतना भी नहीं करोगे तो फिर तो सिलेक्शन डिजर्व ही नहीं करते। अगली चीज, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि टेल अस अबाउट योर हॉबीज, कि आपकी जो हॉबीज हैं वहां पर वो क्या है। देखो जी, हॉबीज क्या करनी है, आपको अपनी की हॉबीज यहां पे बतानी है। कोशिश करिए कि आप अपनी हर, अगर ज्यादा है तो आप क्या करिए, अपनी हर एक हॉबी की जो एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है वहां पर आप वो भी, इंक्लूडिंग व्हाट इट इन्वॉल्व्स, अपार्ट फ्रॉम दैट रेलिवेंट होनी चाहिए। आपकी जो हॉबीज हैं, जो आपके कल को आपको मिलिट्री सर्विस ऑफिसर बनना है, वो हॉबीज आपके उन स्किल्स के साथ क्या करनी चाहिए, वहां पर रेजोनेट करनी चाहिए। तो ऐसी हॉबीज बताइएगा जिससे क्या उनको लगेगा कि हाँ यार, ये बंदा कल को अगर मिलिट्री में जाएगा, नर्सिंग में जाएगा, तो वो एक बहुत ही अच्छा फिट होगा। ठीक, इसके बाद अगली चीज क्या, पैशन, पैशन दिखाइए, एंथुसियाज्म दिखाइए। जब आप अपनी हॉबीज के बारे में बात कर रहे हैं, आपका जेन्युइन इंटरेस्ट वहां दिखना चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए कि सर आई एम इंटरेस्टेड इन बैडमिंटन एंड बुकिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड रीडिंग, दिस नॉट अ काइंड ऑफ वे हाउ यू स्पीक। कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड हैव देम। एंथुसियाज्म दिखाइए, जब आप बात कर रहे हैं हॉबीज, एक जेन्युइन इंटरेस्ट को कन्वे करिए। उसी के साथ में एक बैलेंस मेंटेन करके रखिए कि मेंशन हॉबीज दैट डेमोन्स्ट्रेट अ बैलेंस बिटवीन फिजिकल, मेंटल एंड द सोशल एक्टिविटीज, राइट। ओके, सो आंसर्स किस तरह से देने, नाउ लेट मी गिव यू द रेफरेंसेस। वेरिएंट नंबर 1, व्हाट आर योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट, आंसर क्या होगा, माय हॉबीज इंक्लूड रीडिंग अबाउट मेडिकल एडवांसमेंट्स, गार्डनिंग एंड वॉलंटियरिंग एट द लोकल हेल्थ कैंप्स। एज अ मिलिट्री सर्विस ऑफिसर वो ये चीज पसंद करेंगे कि आप मेडिकल सेगमेंट के बारे में पढ़ना पसंद करती हैं, आपको अच्छा लगता है कि आप लोकल हेल्थ कैंप्स में वॉलंटियरिंग करें। आई एंजॉय एंगेजिंग इन एक्टिविटीज दैट हेल्प मी लर्न मोर अबाउट हेल्थ केयर एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू माई कम्युनिटी, पहला वेरिएंट ये। दूसरा वेरिएंट, आई एम पैशनेट अबाउट रीडिंग, पर्टिकुलरली बुक्स रिलेटेड टू हेल्थ एंड वेलनेस। ठीक, I also enjoy gardening as it provides me with a sense of relaxation and accomplishment. Additionally, I volunteer at health camps, which allows me to give back to the community. ठीक, मुझे सिर्फ लेना पसंद नहीं कम्युनिटी से, मुझे वापस देना भी पसंद है। तीसरा, इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय रीडिंग हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल्स एंड बुक्स, कि जब मेरा फ्री टाइम होता है मुझे हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल्स और बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। आई ऑल्सो लाइक गार्डनिंग, मुझे गार्डनिंग भी बहुत पसंद है। which helps me unwind and stay connected with the nature, मुझे नेचर के साथ कनेक्टेड रहना पसंद है। Volunteering at local health camps is another activity I find fulfilling. ये हो गया अगला। एक और इस तरह से बोल सकते हो, आउटसाइड ऑफ माई स्टडीज आई लाइक, जैसे कोई आपसे सवाल पूछ देगा वो कि व्हाट डू यू लाइक टू डू आउटसाइड ऑफ योर स्टडीज, की स्टडीज के अलावा क्या पसंद है, हॉबीज ही पूछ रहे हैं अल्टीमेटली। आउटसाइड ऑफ माई स्टडीज आई लाइक टू रीड अबाउट मेडिकल टॉपिक्स एंड डेवलपमेंट्स। I also spend time in gardening, which is a relaxing hobby for me. Volunteering at health camps is something I am passionate about as it allows me to contribute to the well-being of others. अगला वेरिएंट नंबर 5 क्या है, I enjoy reading, especially about healthcare and medical advancements. Gardening is another hobby I find relaxing and rewarding. Additionally, I actively volunteer at local health camps, which align with my interest in healthcare and community service. मैंने 5 वेरिएंट दे दिए, जो सबसे बढ़िया लगेगा अपने हिसाब से दिमाग लगाना थोड़ा सा और उसको रेजोनेट करो और अपनी कॉपी पे लिखो जो सबसे बढ़िया आपको लग रहा है। उसका क्या करना है, जो सबसे बढ़िया रिस्पॉन्सेज होंगे उन्हीं को क्या करेंगे, बार 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 रिहर्स करेंगे। सुना ना वो, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, हो सकता है पहले दिन हाथ कांपे, लेकिन जब कम से कम 100 बार प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद हाथ नहीं कांपेंगे। जब तक प्रैक्टिस करते रहिए तब तक, जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते, राइट।
परफेक्शन आपको चाहिए। अगला सवाल क्या पूछा पूछा जा सकता है, टेल अस समथिंग अबाउट योर एकेडमिक बैकग्राउंड। अब ऑब्वियसली बात है कि बड़े सारे जो लोग यहाँ पे आएंगे उनका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, एकेडमिक बैकग्राउंड आप सब लोग मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, हो सकता है आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में कुछ जो जानकारी है वहां पे वो पूछ लें, आपके 10th क्लास के बारे में पूछ लें, आपके 12th क्लास के बारे में, तो क्या कर सकते हो आप वहां पे उसको भी बता सकते हो। तो क्या क्या उसके लिए चीजें आप बताओगे, स्टार्ट विद द लेटेस्ट एजुकेशन, कि आपकी लेटेस्ट एजुकेशन क्या है, आपने भी रिसेंटली क्या किया, आपकी रिसेंट हाई जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो क्या है। लेकिन यहां भी एक टिप देता हूँ, 12th ही बताना, ठीक है। ये मत बताना कि मैं 2 साल से पढ़ रही हूँ, 3 साल से पढ़ रही हूँ, कुछ की तो बीएससी पूरी हो जाती है, तो ये मत बोलना कि मेरी बीएससी पूरी होगी जी, है ना, वो फिर बहुत लंबा टाइम कंसीडर हो जाता है। बोलो कि मैंने क्लास 12th कर रखी है, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द मिलिट्री सर्विस, या फिर आप नीट एग्जाम की बात कर सकते हैं। अगली चीज, हाईलाइट रेलिवेंट सब्जेक्ट्स, आप उन सब्जेक्ट्स के बारे में ज्यादा हाईलाइट करें जो कि आपकी नर्सिंग फील्ड के अंदर ज्यादा इंपैक्टफुल होंगे, कि आपको वो बहुत पसंद है। उसी के साथ में अगर कोई आपके पास कोई अचीवमेंट्स है तो आप क्या कर सकते हैं, उनके बारे में बातचीत वहां कर सकते हैं। कोई अवार्ड्स आपके पास है, कोई रिकॉग्निशंस आपके पास है, उससे क्या होगा, आपका जो डेडिकेशन और जो कॉन्फिडेंस है वो वहां पर निकल कर आएगी। ठीक, कुछ और टिप्स लेके जाओ। कनेक्ट टू करियर गोल्स, आप क्या कर सकते हैं, अपना जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, जो आपने मेडिकल सेगमेंट लिया था ना क्लास 10th में, आप उसको अपने करियर एस्पिरेशंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि सर मैं बहुत टाइम से इतनी इस चीज के लिए पैशनेट हूं सर, मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, एंड आई वाज वर्किंग सिंस माय क्लास 10th, है ना, 10th के बाद जब मैंने मेडिकल लिया तो मेरा पर्पज ही ये था सर, मुझे ये करना है। कीप इट कंसाइज, कंसाइज रखिए इसको, एंश्योर करिए आपका जो रिस्पॉन्स है वो क्लियर है, टू द पॉइंट है, अननेसेसरी डिटेल्स आपको डालने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं। कुछ आपको वेरिएंट्स यहाँ बताता हूँ क्या क्या कर सकते हैं। पहला है आंसर, कैन यू डिस्क्राइब योर एकेडमिक बैकग्राउंड। आई रिसेंटली कंप्लीटेड माय क्लास 12th फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल where I focused on science subjects including biology and chemistry. My academic performance has been strong and I'm eager to apply my knowledge in the nursing career. Now we have the variant number 2। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो देखो वेरिएंट नंबर 2 क्या है, आई हैव कंप्लीटेड माय क्लास 12th फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल विद अ फोकस ऑन साइंस। माय स्टडीज हैव प्रोवाइडेड मी विद अ solid foundation in subjects relevant to nursing and I am excited to further my education in this field. अगला हो सकता है, I have recently finished my class 12th from Delhi Public School. My coursework in science has prepared me well for the career in nursing and I am looking forward to applying this knowledge in the military nursing service. अगला, I completed my class 12th from Delhi Public School with a strong academic record in science. My studies in subjects like biology and chemistry have fueled my interest in healthcare and prepared me for the career in nursing. Variant 5, my academic experience includes completing class 12 from Delhi Public School with a focus on science subjects. This background has given me a solid understanding of the medical sciences, which I am eager to build upon in the MNS. इस तरह की चीजें क्या कर सकते हैं, वहां पे कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। पहली चीज क्या करनी है, आपको रेलिवेंट रहना, आपका जो एजुकेशन है वो रेलिवेंट होना चाहिए नर्सिंग फील्ड, मतलब ये समझो आपने मेडिकल तो कर ही रखा है ना, तो वैसे कुछ आपको कोई प्रॉब्लम वहां पे होनी नहीं है, क्योंकि आप सब लोग 12th क्लास आपने मेडिकल के साथ वहां पे करके रखी है। तो बाकी जो चीजें मैंने कही कही थी आपको कि कंसाइज रहना, आपको ब्रीफ रहना, ओवरलोड नहीं करना, कंटेंट की पता लगा पूरी की पूरी कथा सुनाने लग गया, अगर ऐसा करोगे देन द इंटरव्यू विल बी डिस्टर्ब। एवरीथिंग शुड बी क्लियर, क्रिस्टल एंड कंसाइज। ब्रीफ रखो हर चीज का, कि भाई अगर आप भी उस इंटरव्यू को सुनो तो आपको सुनकर अच्छा लगना चाहिए, राइट, दिस इज द काइंड ऑफ थिंग दैट यू हैव टू अचीव। और अगर आपको और ज्यादा एक लेवल अप जाना है प्रैक्टिस करने के लिए, तो क्या करोगे, अपनी जो इंटरव्यू की जो आप बातें बोलोगे ना उनको फोन पे रिकॉर्ड कर लो, फिर सुनो कि आपको सुन के कैसा लग रहा है। उस इंटरव्यू की जगह पे खुद को रखो कि अगर मैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑफिसर्स की लड़कियों को सिलेक्ट कर रही होती तो मैं क्या खुद को कितने नंबर देती। 10 में से नंबर दो अब खुद को, जब तक 10 में से 10 खुद को ना दे दो तब तक प्रैक्टिस करते रहो, राइट, दिस इज द सोल्यूशन, है ना, ऑन विच वी हैव टू वर्क। अगला आता है हमारे पास सवाल नंबर 12 कि आपसे पूछा जा सकता है कि भाई देखो आज तक तुमने 12 क्लासें पास कर दी है ना, 12th क्लास पास कर दी, आज तक आपका सबसे बड़ा जो चैलेंज है लाइफ का वो क्या था और किस तरह से आपने उसको ओवरकम किया था। तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, कोई रेलिवेंट चैलेंज आप वहां पे चुन लो, कोई ऐसा चैलेंज वहां चुनिए जिससे आपका रेजिलियंस वहां पे दिखाई दे, आपका डिटर्मिनेशन वहां पे दिखाई दे, और आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वहां दिखाई दे। आप कोई स्कूल का एक्सपीरियंस बता सकते हो, कोई चैलेंज वहां पे आया था तो वो चीज आप वहां पे कवर कर सकते हो। या फिर अभी देखो सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास क्या था, नीट का एग्जाम था और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का एंट्रेंस एग्जाम था, एंड रिटन एग्जाम अभी तक आपने अकम्प्लिश कर लिया, तो बोल सकते सर दिस वाज माय बिगेस्ट चैलेंज एंड मैं इसको किसी भी हालत में पाना चाहती थी, और मुझे क्या हुआ, मुझे अब वो यहाँ पे मिल गया, मैंने सर पहली सीढ़ी पार कर लिया सर, आज मैं इस इंटरव्यू के अंदर बैठी हूँ एंड आई बिलीव कि मैं यहां से भी अपनी जो सिलेक्शन है वहां पे वो लेके जा रही हूँ। सो दैट इज काइंड ऑफ पॉजिटिविटी जो कि क्या होती है एक एनवायरमेंट के अंदर फिर वहां पर फ्लोट होती है। एक्शंस के ऊपर फोकस करिए एंड कि आपने जैसे मान लो कि कोई चैलेंज आया था उसके लिए आपने क्या क्या एक्शंस वहां पे लिए। ऑब्वियसली बात है इस पेपर को क्रैक करने के लिए क्या करा है, नीट के लिए पढ़े ना आप, पढ़े ना, दैट इज द व्हाट यू कैन से।
एम्फेसाइज करिए आउटकम के ऊपर, डिस्कस करिए कि जो आपने कभी किया तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स क्या हुए। तो बोलो कि मैंने पूरे साल मेहनत करी सर, अब मैं इंटरव्यू के लिए सर क्वालिफाई होगी सर, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द गॉड, है ना। समथिंग लाइक दैट यू कैन डू। रिलेट टू द रोल, इफ अगर पॉसिबल है तो अपना जो एक्सपीरियंस है, अपनी जो क्वालिटीज जो आपने कभी करी थी, उसको अगर आप रिलेट कर पाओ नर्सिंग प्रोफेशन के साथ, तो आप वहां पे उसको रिलेट कर सकते हो। अगर आपको बने बनाए आंसर चाहिए तो देखो, आप बने बनाए आंसर क्या कर सकते हो, आप वहां पर उनको क्रिएट कर सकते हो। मतलब ये समझो कि ये काम आपको दिया मैंने, ठीक है, क्या करो आप, अपना सबसे बड़ा जो चैलेंज था आज तक आपने अपनी जिंदगी में अचीव किया, हो सकता है नीट की तैयारी हो सकता है कोई और चीज हुई हो आपकी जिंदगी जिससे आप निकले बाहर। सबसे बड़ा चैलेंज था, थक चुके थे, हार चुके थे, लेकिन हार नहीं मानी, एंड यू आर हियर टुडे। वो आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पर बोल सकते हैं। एमएनएस इंटरव्यूज का सबसे ज्यादा फेवरेट सवाल कि भाई तुमको नर्स क्यों बनना, डॉक्टर क्यों नहीं बनना, है ना, क्या लगता है, व्हाट इज योर आंसर वो दिस। करो जरा मेरा वीडियो पॉज, बताओ मुझे क्यों बनना है नर्स, डॉक्टर क्यों नहीं बनना, पूछेगा सवाल, पूछ सकता है। मैं आपको यहाँ पे 4 से 5 चीजें बताता हूँ, वो उनको फ्रेम करके आंसर बनाना, बहुत बढ़िया आंसर बनेगा, ठीक है, चिंता नहीं करनी आपने, आगे हो ना यहाँ पे, डोंट वरी। अब यहाँ देखो क्या करो, शुरुआत करो कि सर आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर द रोल ऑफ डॉक्टर्स एंड द क्रिटिकल वर्क दे डू, कि मेरे मन में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। क्यों क्यों बोलनी है ये बात, सोचो, क्योंकि वहां पे सामने 2 मेडिकल ऑफिसर बैठे होंगे, 2 डॉक्टर बैठे होंगे, अगर तुमने कोई भी बात ऊंच नीच कर दी, पता लगा बुरा मान गए वो, तो क्या बोलो, आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट, मेरे दिल में जी दिली इच्छा है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, I have immense respect for the role of doctors and the critical work they do. However, my decision to pursue a career as a military service officer rather than becoming a doctor is driven by several key factors. अब several key factors वहां नहीं बोलने आपने, ये तो मैंने लिखे हैं आपके लिए। इसका क्या करना है, एक कंसाइज आंसर आपको बनाना है। मैंने आपको क्या करूंगा, मैं आपको 4 से 5 चीजें बता देता हूं अलग अलग, उनको जोड़ो और सबसे बढ़िया अपने लिए एक आंसर बनाओ, कंसाइज एंड ब्रीफ एंड स्पेसिफिक, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक। अब यहां देखो, पहला होलिस्टिक पेशेंट केयर, आई एम पैशनेट अबाउट प्रोवाइडिंग कंप्रीहेंसिव एंड होलिस्टिक केयर विच इंक्लूड्स नॉट ओनली मेडिकल ट्रीटमेंट, कि मुझे सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट देने पसंद नहीं है, बट मुझे इमोशनल और साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट होता है कस्टमर, जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनको मुझे देना पसंद है। नर्सिंग अलाउज मी टू बिल्ड क्लोजर रिलेशनशिप, कि अगर मैं नर्सिंग में जाती हूं तो मैं पेशेंट के साथ और क्लोजर रिलेशनशिप्स वहां पे बना सकती हूँ, उनको मैं कंटिन्यूस केयर वहां पे ऑफर कर सकती हूँ, और क्या कर सकती हूँ, उनकी मदद कर सकती हूँ उनके जो रिकवरी प्रोसेस है उससे गुजरने में, जो कि क्या करेगा, मेरे पर्सनल स्ट्रेंथ्स और एस्पिरेशंस के साथ भी वो अलाइन करता है, पहली चीज, ठीक है। दूसरा क्या बोल सकते हो, सर्विस टू द नेशन, कि जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑफर्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू सर्व आवर आर्म्ड फोर्सेस एंड कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द वेल बीइंग ऑफ दोस हु प्रोटेक्ट आवर कंट्री। आई एम डीपली मोटिवेटेड बाय द आइडिया ऑफ कंबाइनिंग माय नर्सिंग स्किल्स विद नेशनल, कि मुझे तो नर्सिंग में जाना ही था, लेकिन मुझे यहां मौका मिल रहा है कि क्या करूं, मैं नेशनल सर्विस को भी यहां पे कर सकती हूं, नोइंग दैट माय रोल विल सपोर्ट सोल्जर्स, मेरा जो रोल है वो सोल्जर्स को सपोर्ट करेगा, उनकी फैमिलीज को सपोर्ट करेगा, सबसे ज्यादा क्रिटिकल और चैलेंजिंग इन्वायरमेंट्स के अंदर, इसलिए मैं वहां जाना चाहती हूँ। देखो ये जो आंसर मैं दे रहा हूं ना, पूरे यूट्यूब पे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको ये नहीं मिलेंगे, और मैंने दे भी मुफ्त दिए हैं, है ना। तो कदर करना इन चीजों की, एक एक चीज पे सोचने में बहुत टाइम गया है ना। तो द बिगेस्ट थिंग इज दैट वर्क ऑन दिस। अगला सुनो, डाइवर्स रोल एंड स्पेशलाइजेशन, की नर्सिंग जो है एक मिलिट्री कंटेक्स्ट के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पे मेरे को बड़े सारे रोल्स देखने को मिलेंगे, बड़ी सारी स्पेशलाइजेशन में वहां पे जाऊंगी, इमरजेंसी केयर में जा सकती हूँ, मेंटल हेल्थ सपोर्ट में जा सकती हूँ, फील्ड ऑपरेशन में जाऊंगी, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं कि क्या कर पाऊं, मैं डाइवर्स और डायनेमिक जो इन्वायरमेंट्स हैं वहां पे काम करना चाहती हूँ, और मैं प्रोफेशनली खुद को ग्रो करना चाहती हूँ, समथिंग लाइक दैट। इसलिए मैं नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती हूँ, डॉक्टर नहीं बनना चाहती। अब अगला सुनो, पर्सनल फुलफिलमेंट, कि जो रोल होता है मेरे ऑफिसर का, वो रेजोनेट करता है किसके साथ, मेरी पर्सनल वैल्यूज के साथ एंड करियर गोल्स के साथ। इट कंबाइंस माय कमिटमेंट टू नर्सिंग विद अ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड पैट्रियटिज्म, कि मेरा जो कमिटमेंट है नर्सिंग के लिए, मैं क्या कर रही हूं, उसको कंबाइन कर रही हूं मेरी नेशनल ड्यूटी के साथ और पैट्रियटिज्म के साथ, देशभक्ति के साथ। आई एम ड्रॉन to the unique challenges and rewards that come with this role, and I believe it aligns perfectly with my professional aspirations and personal sense of purpose. This is the answer that you have to give. मैंने आपको 4 चीजें बताई हैं, इससे शुरुआत करनी है, ये 4 चीजों का आप समराइज वर्जन बना लो, मजा आ जाएगा। इतना बढ़िया आंसर उन्होंने आज तक नहीं सुन रखा होगा जो आप तो गए, ठीक। अगला सुनो, टेल मी योर 5 स्ट्रेंथ्स। अब देखो स्ट्रेंथ्स के अंदर बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है कि सर क्या बोलूं क्या ना बोलूं, मैं बताता हूं क्या बोलना है, एग्जैक्ट बोला ना, देखो एग्जैक्ट मत बोलना, क्योंकि ये वीडियो बड़े सारे लोग देखेंगे, पता लगा सारी सेम बातें बोल रहे हैं, है ना, फिर पता लगा वहां लोग पूछते, अब पूछ भी लेते हैं, एक्चुअल में हुआ है पिछले सालों में ये चीज, पूछते हैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स की कहां से कोचिंग लेके आओ भाई,
वो लोग बोलते हैं बी पर्सोनिफाइड, तो पिछले साल तो ऐसा हो गया था कि बोलते हैं कि जी सारे बी पर्सोनिफाइड से आ रहे हैं। द बिगेस्ट थिंग इज दैट आपको एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना, क्या करो थोड़ा थोड़ा उसका रेलिवेंट बनाओ, कंटेंट अपने हिसाब से दिमाग लगाओ, सोचो, देन द थिंग्स विल हैपन, राइट। अब 5 स्ट्रेंथ्स कौन से बताओगे? पहला स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स, पहला क्या बोलो? आई एक्सेल इन बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद पेशेंट्स, मुझे पॉजिटिव रिलेशनशिप्स पेशेंट्स के साथ बिल्डअप करना बहुत पसंद है और मेरे कुलीग्स के साथ। इन नर्सिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन एम्पैथी आर द की, नर्सिंग के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एम्पैथी की होती है। आई एंश्योर दैट पेशेंट्स फील हर्ट, उनको सुना जाए और उनको समझा जाए, which helps in providing compassionate care and fostering a supportive environment। ये मेरे स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, जिसकी वजह से मैं क्या कर सकती हूँ? पेशेंट्स की हेल्प कर सकती हूँ, कम्युनिकेट कर सकती हूँ अच्छी तरीके से, इनको उनका जो रिकवरी प्रोसेस वो बहुत फास्ट हो जाएगा। दूसरा कि सर मेरे पास जितना मर्जी प्रेशर आ जाए उस प्रेशर को झेलने की क्षमता में रखती हूँ। आई हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू स्टे काम, कि जितनी भी प्रेशर वाली सिचुएशन हो सर उसमें मैं काम रहती हूँ। अब देखो ऐसा मत करना कि वहां तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं और ये लाइन वहां जाके बोल रहे हो कि पता लगा कि प्रेशर के अंदर हाथ कांप रहे हैं, पता लगा सामने से इंटरव्यू बोल रहा है कि बेटा आपके तो हाथ कांप रहे हैं। तो आराम से बैठना वहां पे, अगर लिख रहे हो बोल रहे हो ये चीज कि प्रेशर के अंदर काम रहोगे तो काम रहो, ठीक है। सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दो, जस्ट डू योर वर्क। बोलते हैं ना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूते संगोष्ठ विकर्मणि, क्या मतलब है उसका? कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। जस्ट कीप वर्किंग, खुद पे भरोसा रखो, अपनी तैयारी पे भरोसा रखो, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स पे भरोसा रखो, अपने टीचर्स की ब्लेसिंग पे भरोसा रखो, होगा, होता है, आप ही का होगा, चिंता नहीं करनी, ठीक है। क्या बोला? एबिलिटी टू थ्राइव अंडर द प्रेशर, आई हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू स्टे काम एंड फोकस इवन इन हाई स्ट्रेस सिचुएशंस, कि मैं हाई स्ट्रेस सिचुएशंस के अंदर भी क्या रहती हूँ? काम रहती हूँ। और ये अगर कल को क्रिटिकल सिनेरियोज में जाती हूँ, इमरजेंसी सिनेरियोज में जाती हूँ, तो वहां पे मैं काम एंड कंपोज्ड होंगी। तो जो कितनी डीप चीजें हैं ये, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। यू आर गेटिंग इट हियर, एग्जैक्टली फॉलो द प्रोसेसेस। अगला हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, कि सर मैं ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स मेरे बहुत अच्छे हैं, कि अगर मैं क्या करूं 4 लोगों के साथ बैठ जाऊं तो मैं उस चीज की क्या कर सकता हूं? प्रॉपर टीम वर्क वहां पे कर सकता हूं। आई एम हाईली ऑर्गेनाइज। देखो नर्सिंग में ऑर्गेनाइज होना बड़ा जरूरी होता है ना, नर्सिंग में ऑर्गेनाइज होना बड़ा जरूरी होता है। आई एम हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड एबल टू मैनेज मल्टीपल टास्क इफेक्टिवली। माई ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज विल हेल्प मी कीप ट्रैक ऑफ पेशेंट केयर। जब नर्सिंग ऑफिसर बनते हो तो इतने सारे रजिस्टर होते हैं वहां भरने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ दैट अ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑफिसर कैन हैव एवर। क्या करोगे? पेशेंट केयर कोऑर्डिनेट करोगे, टीम मेंबर्स है तो क्या करोगे? ये एंश्योर करोगे कि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास वहां पे आई आप उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रही हैं। अगली चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या? डेडिकेशन टू कंटिन्यूस लर्निंग, कि सर मैं एक ऐसी स्टूडेंट हूं जो कि मैं सीखना चाहती हूं, मैं कंटिन्यूसली सर सीखती रहती हूं, खुद को डेवलप करती रहती हूं, जो रिसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके साथ क्या करती हूं? खुद को अपडेटेड वहां पे रखती हूं। उसी के साथ में सर मैं स्ट्रॉन्ग टीम वर्क और लीडरशिप में भरोसा रखती हूँ और मेरे अंदर वो एबिलिटीज हैं, तो कल को अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो किस तरह से पूरी टीम इकट्ठा मिलकर काम करेगी। सर आई एम अ टीम प्लेयर। नर्सिस को टीम प्लेयर ही बनना है, टीम में काम होता है, डॉक्टर अकेले कुछ नहीं कर सकते, टेक्नीशियंस अकेले कुछ नहीं कर सकते। द मेजर थिंग इज दैट जब पूरी टीम इकट्ठी मिलती है तब काम होता है हेल्थ केयर में। दिस इज वॉट यू हैव टू रिफ्लेक्ट, राइट। अब अगली चीज पूछ सकता है आपसे कि आपकी 5 कमियां बताओ। अब 5 कमियां क्या बताओगे? घबरा जाते हैं बच्चे। कमियां जब आप बताओगे कमियों के साथ बताओ कि मैं उनके ऊपर क्या कर रही हूं, मैं उनके ऊपर वहां पर काम भी करना शुरू कर रही हूं, ठीक है। दिस इज वॉट यू हैव टू टेल। अब कमियों के अंदर मैं आपको 5 कमियां बताता हूं, आप वहां पे उनको बता सकते हो। पहला टेंडेंसी टू ओवर कमिट, कि सर मेरी बड़ी गंदी आदत है कि मैं क्या करती हूँ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहती हूं और मैं सबकी हेल्प करना चाहती हूं जहां जहां पे मैं हेल्प कर सकती हूं। लेकिन सर क्या होता है कई बार ओवर कमिट करने की वजह से ना मुझे खुद को ही कई बार प्रॉब्लम आती है। तो सर इसके लिए मैं वैसे इस पे काम कर रही हूं सर, कि मैं बेटर तरीके से टाइम को मैनेज कर पाऊं और अपनी प्रायोरिटीज को इंश्योर कर पाऊं, जिससे मैं अपनी सारी की सारी जो कमिटमेंट्स मैंने किसी को दी हैं वो उसको मैं इफेक्टिवली वहां मैनेज कर पाऊं। वैसे सर मेरी एक कमी है कि मैं ओवर कमिट कर देती हूँ बहुत बार, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना, लेकिन सर फिर भी मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ। देखो मैंने क्या किया, सोचो, देखो क्या किया, दोष के अंदर भी गुण बता दिए, है ना, दोष के अंदर भी गुण बता दिए। ये एक तरह से इनडायरेक्टली आपकी क्या है, ये इनडायरेक्टली आपकी एक स्ट्रेंथ है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स
को अगर काम करना पसंद है ना, तो वो सबसे बढ़िया बात होती है। अगली चीज, इंपेशेंस विद स्लो प्रोसेस, कि सर जब प्रोसेस बहुत स्लो हो रहा होता है ना, और सर किसी को दिक्कत हो रही होती है उसकी वजह से, तो मुझे सर वहां प्रॉब्लम हो जाती है, मैं थोड़ी सी ना इम्पेशेंट हूं स्लो प्रोसेस के साथ। सर कभी कभी मेरे लिए वो चैलेंजिंग हो जाता है। मैं समझती हूँ कि हाईली ब्यूरोक्रेटिक एनवायरमेंट्स के अंदर जो है वो ऐसा होना सही नहीं है। सर मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ, मैं फोकस कर रही हूँ कि मैं पेशेंस खुद के अंदर बिल्डअप कर पाऊं, ताकि क्या कर पाऊं, इन सारी चीजों को मैं बेटर तरीके से वहां यूज कर पाऊं। अगला, डिफिकल्टी सेइंग नो, कि सर मैं किसी को ना नहीं बोल पाती। मुझे बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लगता है कि कोई मुझे एडिशनल काम दे देता है, मेरे से वो कोई रिक्वेस्ट करता है तो मेरे से रहा नहीं जाता है ना। मैं सर इसके ऊपर भी वैसे काम कर रही हूँ कि किस तरह से एक बाउंड्री को सेट किया जाए, किस तरह से प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जाए, उसके ऊपर भी काम करें। करंट वर्कलोड को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे एक्सपेक्टेशंस को हाई रखा जाए, किस तरह से हाई क्वालिटी ऑफ वर्क को मेंटेन किया जाए, सर मैं इसके ऊपर भी काम कर रही हूँ। दिस इज योर थर्ड वीकनेस। चौथी, परफेक्शनिज्म, कि सर मेरे को बड़ी गंदी आदत पड़ गई कि मैं स्ट्राइव करती रहती हूँ हमेशा परफेक्शन के लिए, कि भाई जो भी काम करना है उसमें परफेक्शन होनी चाहिए। लेकिन सर इसकी वजह से क्या होता है, बहुत बार जो ऐसे टास्क होते हैं जहां पर उतना टाइम देना आवश्यक नहीं भी था, सर वहां पर भी मैं ज्यादा टाइम दे देती हूँ। लेकिन सर मैं इसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम करूँ, आई विल डेफिनेटली, मैं इसको बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से लेके आ जाऊंगी। दिस इज व्हाट वी कॉल परफेक्शनिज्म। अगला आ जाएगा पब्लिक स्पीकिंग नर्वस, कि सर जब बहुत सारे लोगों के सामने बोलना होता है ना सर, तो मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस वहां हो जाती है, लार्ज ग्रुप्स के सामने में बोल नहीं पाती। अब ऑब्वियसली बात है, नर्सिंग प्रोफेशन में आपको बहुत कम बोलना पड़ेगा, लार्ज ग्रुप्स में आप बोल रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि भाई मैं इसके ऊपर इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ, ज्यादा कॉन्फिडेंस को वहां बिल्डअप करो, अपने पब्लिक कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम कर रही हूँ, जिससे मेरी जो एबिलिटी है वो वहां पे एनहांस हो रही है, और ताकि मैं लोगों से और ज्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाऊँ। इसमें भी एक पंच मार दूं कि सर मैं पर्सनल कम्युनिकेशन में तो बहुत बढ़िया हूं कि मैं किसी से बात कर रही हूं पर्सनल, तो वो बढ़िया है, लेकिन सर पब्लिक कम्युनिकेशन में कभी कभी सर मेरे हाथ पैर काम जाते हैं। दैट इज द काइंड ऑफ थिंग दैट यू कैन रेस्ट, राइट। तो ये क्या हो सकते हैं आपके, ये अब मैंने आपको 15 सवाल बता दिया, अब आखिरी सवाल बताता हूं। क्या पूछ सकता है आपसे कि भाई बताओ कि अगर आपको मैंने सेलेक्ट ना किया तो क्या करोगे। तो देखो, इसमें बड़ा एक जेन्युइन आंसर देना होता है ताकि आपको रिजेक्ट भी ना करें। क्या बोलना होता है कि सर अगर मैं इस बार सेलेक्ट नहीं होती, मैं इसको एक एज अ अपॉर्चुनिटी की तरह लूंगी, और जो जो आप मुझे फीडबैक्स देंगे सर वो मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होंगे, और मैं उन सबको, उन सारे के सारे फीडबैक्स को सर इंप्लीमेंट करूंगी, ठीक। और सर मैं फिर से अप्लाई करूंगी इसके लिए अगले साल, ताकि मुझे जो मेरा एक्चुअल गोल है सर मैं वहां तक पहुंच पाऊं। अगर सर किसी कारणवश, वैसे मुझे लगता है कि मेरा सिलेक्शन सर हो जाएगा, लेकिन अगर फिर भी किसी कारणवश सर अगर नहीं हो पाता है, तो सर मैं उन कारणों पर काम करूंगी, और अगले साल फिर से और ज्यादा स्ट्रांग होकर वापस आऊंगी। दिस इज द काइंड ऑफ थिंग। और क्योंकि मैं इस स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए बहुत ही ज्यादा पैशनेट हूं, बाकी मैंने पूरा का पूरा आंसर लिख के रखा हुआ है, इसमें पढ़ लेना, इंग्लिश में लिखा हुआ है, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होनी है जी। बाकी आप एक काम और करना, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का इस टाइम का जो करंट जर्नल है ना, उसके बारे में पढ़ लेना। उसी के साथ में अभी रिसेंट में अगर कोई अवार्ड्स वगैरह एमएनएस के अंदर मिले तो आप उनको पढ़ सकते हो, कोई रिसेंट अपडेशन मिले तो आप गूगल पे जाकर उनको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल। इतने से आपका बहुत भला हो जाएगा, है ना, जहां तक मुझे लगता है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ज्यादा टेंशन लेनी, एमएनएस का इंटरव्यू कोई बहुत बड़ा इंटरव्यू नहीं होता, बहुत टफ नहीं होता, ईजी होता है। पर यह है कि आपको कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है, आपको काम करते रहना, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, इतना लंबा मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बी पर्सोनिफाइड में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी ब्लेसिंग्स है, आपके साथ काम करिए, आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स है। जिस दिन जाओगे उस दिन क्या करना, उस दिन किसी के से बात नहीं करनी, आप सबसे बेस्ट हो, यू आर द बेस्ट, आप ही वो हो जो इस बार एएफएमसी पुणे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड नाइट चलो मेरे लिए हो रही है, आप तो पता नहीं किस समय देख रहे हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, या यूं कह दूं गुड बाय फॉर दिस सेशन।